एपिसोड 551 टू 560। अध्याय 551। एक तुच्छ देवता। तुम विलियम ही होगे, हमारी ओरेकल तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आमोन के मंदिर की रखवाली कर रही द्वारपालों में से एक ने अभिवादन में अपना सिर झुकाया। विलियम ने सिर हिलाया। मैं महामहिम आमन से मिलने आया हूं। हमें पहले ही सूचित कर दिया गया है। कृपया हमारे पीछे आइए, सर विलियम। धन्यवाद। द्वारपाल विलियम को उन कमरों में से एक में ले गया जहां उसे भगवान से मिलने की तैयारी में अपने शरीर को शुद्ध करना था। उससे पहले भी साहस के मंदिर में इसका अनुभव हो चुका था, इसलिए उसने आज्ञाकारी रूप से उन शिष्टाचारों का पालन किया जो आंतरिक मंदिर में प्रवेश करने के लिए ओरेकल की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे, जहां आमोन अपने अनुयायियों के साथ संवाद करता था। आधे घंटे बाद विलियम आमन की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे नींद आने लगी। उसने इसका विरोध नहीं किया और खुद को उस अवस्था में जाने दिया। आकाश और पृथ्वी की सीमा। तो आप आ गए, एक आवाज में थोड़ी हंसी झलक रही थी। विलियम ने अपनी आंखें खोलीं और सामने एक चांदी जैसे बालों वाला व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हुआ पाया। उस व्यक्ति की नीली आंखें आनंदित लग रही थीं और उसके होठों पर एक मनमोहक मुस्कान थी जिसे देखकर कोई भी युवती मोहित होकर शर्मा जाती। मैं अब भी उससे ज्यादा सुंदर हूं, विलियम ने अपने सामने खड़े भगवान को देखते हुए मन ही मन सोचा। विलियम के मन की बात समझ जाने पर आमन के होठों पर मुस्कान थोड़ी सी हिल गई। पहले तो उसने लोली देवी लिली के साथ दोस्ती का फायदा उठाकर हाफ एल्फ को आसान काम देने की योजना बनाई थी, लेकिन विलियम की अंदरूनी सोच ने उसे अपना इरादा बदलने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपना परिचय देने दीजिए, मैं आमन हूं, आमन ने कहा। नरक का एक महान मार्क्विस और आज गोएटिया का एक सदस्य। आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे उन तुच्छ मनुष्यों की परवाह नहीं है जो मेरे जितने सुंदर नहीं हैं। अब चलिए मुद्दे पर आते हैं। आमन ने अपनी ठुड्डी को अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से पर टिकाया और विलियम को सिर से पैर तक ध्यान से देखा। मैं तुम्हें 3 काम देने जा रहा हूं। विलियम के विचार उसके दिमाग में कौंध गए, इसलिए आमन अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। ये भगवान जरूर भ्रम में होगा जो सोचता है कि वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, विलियम ने सोचा। अच्छा, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। मैं दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तुम्हें 7 मिशन पूरे करने होंगे, आमन ने ठंडे स्वर में कहा। जब तुम ये सभी मिशन पूरे कर लोगे तभी मैं श्राप हटाऊंगा। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि भगवान उसके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे, इसलिए आमन द्वारा दिए गए कार्यों की संख्या देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। यह तुम्हारा पहला मिशन है। आमन ने अपना हाथ उठाया और विलियम पर एक स्क्रॉल प्रकट हुआ। काम पूरा होने पर मेरे पास लौट आना। मुझे और भी काम करने हैं। अलविदा। विलियम के सवाल पूछने का इंतजार किए बिना ही आमन ने उसे वापस मंदिर भेज दिया। जाहिर है उस आधे एल्फ के बारे में आमन की राय अच्छी नहीं थी जिसने उसकी खूबसूरती की आलोचना की थी। योजक चिन्ह। विलियम ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथ में मौजूद पत्र पर नजर डाली। आमन के बर्ताव से वह बेहद नाराज था। अगर शिकायत दर्ज करने की कोई जगह होती तो वह एस्ट्रिड के जुड़वा भाई को जरूर 1 स्टार रेटिंग देता। उस अर्ध एल्फ ने स्क्रॉल खोला और उसमें लिखी बातें पढ़ी। योजक चिन्ह। अम्मन की पहली खोज। बेबीलोन के टावर की 51वीं मंजिल पर विजय प्राप्त करें। बेबीलोन के टावर की 51वीं मंजिल पर इस समय कोई मालिक नहीं था। आपका मिशन इस मंजिल पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करना और इस रहस्य को सुलझाना है कि यह 1000 वर्षों से अधिक समय तक अजेय क्यों रही। PS, यदि आप बेबीलोन के टावर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सिल्वरविंड अकादमी के प्रधानाध्यापक से निःसंकोच पूछें। योजक चिन्ह। मुझे पता था, विलियम ने बुदबुदाते हुए कहा। लगता है आमोन ने शुरू से ही मेरी जिंदगी मुश्किल बनाने का इरादा कर रखा था। विलियम को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बेबीलोन का टावर कहाँ स्थित है। हालांकि एक बात स्पष्ट थी, हजारों वर्षों से कोई भी इसकी 51वीं मंजिल पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया था, जिसका अर्थ था कि इसकी कठिनाई का स्तर बहुत अधिक था। मुझे अकादमी लौटकर प्रधानाध्यापक से बात करनी होगी, विलियम ने सोचा। सौभाग्य से आमन थोड़ा समझदार था और उसने मुझे संकेत दिया कि जानकारी के लिए किससे पूछना है। आमोन के मंदिर में उचित दान देने के बाद आधा एल्फ अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए जल्दबाजी में सिल्वरविंड अकादमी लौट आया। योजक चिन्ह। इसी बीच 10,000 देवताओं के मंदिर में वो बदमाश तो हद ही कर देता है। आमन ने अपनी जुड़वा बहन एस्ट्रिड से शिकायत की जो उस समय अपने बगीचे में चाय की चुस्की ले रही थी। मैंने उसके लिए सब कुछ आसान बनाने की सोची थी, लेकिन उसने मुझे बहुत परेशान किया। उफ,
देखते हैं कि वो मेरे दिए लगभग नामुमकिन काम को पूरा कर पाता है या नहीं। एस्ट्रेड ने चाय का कप वापस मेज पर रखते हुए आह भरी। लगभग नामुमकिन? तुमने उस लड़के को आखिर किस तरह का काम सौंपा था? महिला योद्धाओं की देवी ने विलियम को आमोन द्वारा दिए गए अभियानों में हस्तक्षेप न करने का रुख अपनाया था। एस्ट, इयान और इसहाक उनके निष्ठावान अनुयायी थे। स्वाभाविक रूप से वह उनके लिए सर्वोत्तम ही चाहती थी। वह विलियम को उनके प्रेमी बनने के लिए अपना आशीर्वाद देने को तैयार थी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब वह उसके जुड़वां भाई के लक्ष्यों को पूरा कर लेगा। आमन ने अपनी बहन को शैतानी मुस्कान देते हुए हंसते हुए कहा, मैंने उसे जो मिशन दिया था वह था बेबीलोन के टावर की 51वीं मंजिल को साफ करना। हाँ हाँ, चिंता मत करो, जब वह मंदिर लौटकर मुझसे अपना पहला मिशन बदलने की भीख मांगेगा तो मैं उस पर दया दिखाऊंगा। एस्ट्रेड ने माथे पर शिकन डाली। वह जानती थी कि टावर की 51वीं मंजिल पर आज तक कोई क्यों नहीं पहुंच पाया था। बहुत समय पहले, जब दुनिया अभी युवा ही थी, देवताओं ने अपने मनोरंजन के लिए एक मीनार बनाने का फैसला किया। कालकोठरी की तरह, कालकोठरी का प्रत्येक तल एक चरण था जिसे अगले तल पर जाने के लिए पार करना आवश्यक था। जो भी उस तल को पार करने में सक्षम होता, वह उस तल का स्वामी बन जाता। मध्य महाद्वीप में कुछ शक्तिशाली परिवार ऐसे भी थे जिन्होंने अपने पूरे कबीले को उन तलों पर बसा दिया था जिन पर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। ये टावर मध्य महाद्वीप के ठीक बीच में स्थित था और इसे मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जाता था। अटलांटिस कालकोठरी की तरह बाबेल की मीनार में भी 100 मंजिलें थीं। हालांकि 1000 वर्षों से अधिक समय से इसकी खोज 51वीं मंजिल पर ही रुक गई थी। जिसने भी इसे चुनौती देने का साहस किया वह फिर कभी नहीं देखा गया। 51वीं मंजिल पर इतने सारे विलक्षण प्रतिभावान व्यक्तियों को खोने के बाद साम्राज्यों, राज्यों और संप्रदायों ने अपने लोगों को फिर से उस मंजिल को चुनौती देने से मना कर दिया। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते थे, लेकिन उस रहस्यमय मंजिल में प्रवेश करने के बाद उनका फिर कभी पता नहीं चला। तुम कितने तुच्छ हो, आमन, एस्ट्रिड ने अपने भाई को घूरते हुए कहा। अगर वह लड़का उस फर्श पर मर गया तो तुम क्या करोगे? आमन ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर वह मर जाता है तो मर जाए। चिंता मत करो, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे सच्चे अनुयायियों पर लगा श्राप हटा दूंगा। मुझे यकीन है कि समय के साथ वे उसे भूल जाएंगे और किसी और से प्यार करने लगेंगे। लेडी एस्ट्रेड ने चाय का कप खाली करने से पहले मुस्कुरा दिया। उसका भाई सही था। विलियम की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों को भले ही दुख होगा, लेकिन समय के साथ वे इससे उबर जाएंगे। देवी को विश्वास नहीं था कि अर्धएल्फ उसके भाई द्वारा विलियम को दिए गए कार्य को पूरा कर पाएगी। काले ओब्सिडियन से बने सिंहासन पर बैठी एक आदिम देवी दूर से एस्ट्रेड को देख रही थी। उसने एस्ट्रेड और आमन की बातचीत सुन ली थी और उनकी मूर्खता पर बस मुस्कुरा दी थी। लगभग असंभव का मतलब असंभव नहीं होता, आदिम देवी ने अपने सामने लाल बालों वाले किशोर की छवि को देखते हुए मन ही मन सोचा। मुझे दिखाओ, युवा पेनड्रैगन, क्या तुम सचमुच अपने भाग्य के स्वामी हो? क्या तुम सचमुच अपनी आत्मा के कप्तान हो? आदिम देवी ने अपने सिंहासन के बगल में विश्राम कर रहे काले फीनिक्स के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया। वह विलियम के विकास को देखने और उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब भाग्य के चौराहे पर उनकी मुलाकात होगी। अध्याय 552, क्या आप आत्महत्या करने की योजना बना रहे हैं? विलियम ने सोते समय उसे जो दस्ताने दिए थे, शिफॉन उन पर लिपटा हुआ था। उस छोटी बच्ची को अपने नए दस्ताने बहुत पसंद आए और जब उसे पता चला कि उन्हें बनाने वाला उसका बड़ा भाई था तो वह भावुक हो गई। अगर अकादमी ने अपने छात्रों को अपने शरीर पर हथियार ले जाने से मना न किया होता तो शिफॉन कक्षा के दौरान भी अपने दस्ताने पहने रहती। विलियम के बिस्तर पर सो रही गुलाबी बालों वाली लड़की को देखते हुए इयान और राजकुमारी सिडोनी ने एक दूसरे की ओर नजरें मिलाईं। विलियम के जाने के बाद से उसने क्लास जाना बंद कर दिया और अपना खाली समय उसके बिस्तर पर सोकर बिताने लगी। इयान ने आह भरी। वह एक छोटे पिल्ले की तरह है जो अपने मालिक के लौटने का इंतजार कर रही है। राजकुमारी सिडोनी ने विलियम द्वारा उन्हें सौंपी गई छोटी बच्ची को देखते हुए अपने माथे पर हथेली रखी। आमन का मंदिर साम्राज्य के उत्तर में स्थित है, राजकुमारी सिडोनी ने कहा। यह मंदिर एक ऐसी घाटी में स्थित है जिसे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। मेरे अनुमान के अनुसार टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग करने पर भी वहां पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। तो फिर उसे इस समय तक वहां पहुंच जाना चाहिए था। हाँ, हम शायद 2 दिन बाद उनसे मिलेंगे। इयान ने कमरे के कोने की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया, जहां एक भाला दीवार पर टिका हुआ था। नहीं, वह जल्द ही आ जाएगा, इयान ने आत्मविश्वास से कहा।
राजकुमारी सिडोनी इयान से पूछने ही वाली थी कि अचानक कमरे में एक क्षणिक प्रकाश की चमक फैल गई। मैं वापस आ गया हूं, क्या तुम दोनों ने मुझे याद किया? विलियम ने राजकुमारी सिडोनी को गले लगाते हुए और उनके गाल पर चुंबन देते हुए पूछा। इयान अपने असली रूप में आ गई और विलियम को भी उसे चूमने की अनुमति दी। अपनी दोनों प्रेमिकाओं को चूमने के बाद विलियम ने अपने बिस्तर पर सो रही गुलाबी बालों वाली लड़की को देखा और मुस्कुराया। विलियम ने टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि उसे मेरे द्वारा बनाया गया हथियार बहुत पसंद आया। वह तो इसे गले लगाने वाले तकिए की तरह भी इस्तेमाल कर रही है। विलियम छोटी बच्ची के गालों को छूने ही वाला था कि राजकुमारी सिडोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर दूर कर दिया। आप मंदिर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? राजकुमारी सिडोनी ने पूछा। और महामहिम आमन ने क्या कहा? विलियम मुस्कुराया और राजकुमारी सिडोनी को वह तरकीब बताई जिससे वह पल भर में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। सुंदर राजकुमारी ने विलियम की बात ध्यान से सुनी। फिर उसे एहसास हुआ कि यही तरकीब उसके प्रेमी ने भी अपनाई थी जब वह अनायशा राजवंश की राजधानी से भागते समय एनरू और एल्स से बच निकला था। विलियम के स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद राजकुमारी सिडोनी ने टिप्पणी की, यह अद्भुत है। एक तरफ खड़ी होकर सुन रही एशे ने विलियम का हाथ पकड़ा और वह सवाल पूछा जो हाफ एल्फ के लौटने के बाद से उसके मन में था। क्या आप महामहिम आमन से बात कर पाए? आशे ने पूछा। विलियम ने सिर हिलाया और उस स्क्रॉल को मंगवाया जो भगवान ने उसे दिया था। एशे और राजकुमारी सिडोनी मोर्गाना ने उस स्क्रॉल को देखा और उसमें लिखी बातें पढ़ी। बेबीलोन के टावर की 51वीं मंजिल पर विजय प्राप्त करना। राजकुमारी सिडोनी ने भौहें चढ़ा लीं। वह मध्य महाद्वीप की मूल निवासी नहीं थी और वहां के दर्शनीय स्थलों से परिचित नहीं थी। एशे भी उसी स्थिति में थी और दोनों ने जवाब के लिए विलियम की ओर देखा। माफ कीजिए, मुझे भी नहीं पता, विलियम ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं जितनी जल्दी हो सका लौट आया ताकि प्रधानाध्यापक से इस बारे में बात कर सकूं। शिफॉन का ध्यान रखना, मैं अभी वापस आता हूं। विलियम ने अपने कमरे से जल्दी निकलने से पहले अपनी दोनों प्रेमिकाओं को अलविदा कहा। हालांकि उसके चेहरे पर यह जाहिर नहीं हो रहा था, लेकिन विलियम वास्तव में उसे सौंपे गए मिशन को लेकर काफी चिंतित था। योजक चिन्ह। अपने हाथों में मौजूद प्राचीन पांडुलिपि को पढ़ते हुए गिलबर्ट ने एक बार फिर आह भरी। लुप्त सरदार का तहखाना, गिलबर्ट बुदबुदाया। आखिर तुम्हें वहीं क्यों होना था? अकादमी के प्रधानाध्यापक अपनी इच्छित चीज की खोज के लिए खतरनाक स्थानों पर जाने से नहीं डरते थे। हालांकि बेबीलोन के टावर की 51वीं मंजिल एक अपवाद थी। महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली परिवारों ने टावर के रहस्यमय तल पर विजय प्राप्त करने के लिए संयुक्त अन्वेषण समूह बनाए थे। हालांकि वे सभी असफल रहे। जहां तक उसे याद था, 51वीं मंजिल में छिपे रहस्यों के बारे में कोई भी खबर नहीं ला पाया था। अफवाहें तो उड़ रही थीं, लेकिन उनमें से कोई भी विश्वसनीय नहीं थी। जब गिलबर्ट उदास महसूस कर रहा था, तभी उसने अपने कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक सुनी। ये कौन है? गिलबर्ट ने पूछा। प्रधानमंत्री जी, मैं डियो हूं, मेरा मतलब है विलियम ने दरवाजे से जवाब दिया। मुझे प्रधानाध्यापक से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? गिलबर्ट ने अपना माथा रगड़ा क्योंकि एक अप्रिय व्यक्ति आ गया था। वह अभी भी दानव महाद्वीप के भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ विलियम के टकराव के बाद के हालातों से जूझ रहा था और इससे उसे सिरदर्द हो रहा था। अंदर आइए, गिलबर्ट ने अपनी मुद्रा ठीक करते हुए कहा। वह अभी भी सिल्वरविंड अकादमी के प्रधानाध्यापक थे और उन्हें अपने छात्रों के सामने सलीके से पेश आना जरूरी था। विलियम दरवाजे से अंदर आया और प्रधानाध्यापक द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद बैठ गया। मुझे लगा था कि आपको आमोन के मंदिर जाना था, गिलबर्ट ने पूछा। क्या महाराज ने आपको जाने की अनुमति नहीं दी थी? विलियम ने सिर हिलाया। मैं अभी मंदिर से लौटा हूं क्योंकि मुझे प्रधानाध्यापक से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। कोई जरूरी बात? गिलबर्ट ने लाल बालों वाले किशोर को उत्सुकता भरी नजरों से देखा। बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? इसके बाद विलियम ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि उसे आमोन के मंदिर में एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था जिसमें उसे बाबेल के टावर की 51वीं मंजिल पर जाने के बारे में बताया गया था। गिलबर्ट, जिसने अभी अभी एक घूंट चाय पी थी, ने विलियम की कहानी सुनने के बाद उसे उसके चेहरे पर थूक दिया। तुम मजाक कर रहे हो क्या? गिलबर्ट ने उस हाफ एल्फ की ओर इशारा किया जो उसकी चाय से भीग गया था। क्या तुम आत्महत्या करने की योजना बना रहे हो? अगर यह मजाक है तो यह मजाक नहीं है। विलियम ने हकलाते हुए प्रधानाध्यापक को देखा जो मानो अपना संयम खो बैठा था। उसने रुमाल से अपना चेहरा पोंछा। उसे उस बूढ़े आदमी से बदला लेने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन चूंकि उसे कुछ जानकारी चाहिए थी, इसलिए उसने सोचा कि वह किसी और दिन उससे बदला ले लेगा।
प्रधानाध्यापक जी, जैसा कि मैंने कहा, ये वही दर्शन है जो मैंने आमन के मंदिर में देखा था, विलियम ने जादू से खुद को साफ करने और सुखाने के बाद समझाया। अकादमी में प्रधानाध्यापक सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानता हूं, इसीलिए मैं आपसे जवाब पाने के लिए आया हूं। विलियम की ओर गंभीर भाव से देखते हुए गिलबर्ट ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। क्या आप वहां जाने की योजना बना रहे हैं? गिलबर्ट ने पूछा। आपको उस सपने में क्या बताया गया था? विलियम को पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि प्रधानाध्यापक उससे इस तरह के सवाल पूछेंगे, इसलिए उसने पहले से ही एक पृष्ठभूमि तैयार कर ली थी। मुझे दिव्य दृष्टि से यह संदेश मिला कि मुझे वहां जाना चाहिए, विलियम ने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता कि 51वीं मंजिल पर मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मेरा वहां जाना जरूरी है। यह संदेश मुझे महामहिम आमन द्वारा दिया गया है। विलियम ने सोचा कि अगर वह सिर्फ आमन का नाम ले ले तो सब कुछ ज्यादा विश्वसनीय हो जाएगा। हालांकि गिलबर्ट को अभी भी संदेह था, फिर भी उसने लाल बालों वाले उस किशोर को मंदिर के बारे में सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। अकादमी के प्रधानाध्यापक ने विलियम को लुप्त हुए सरदार के खजाने का अनुवादित ग्रंथ भी दे दिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 51वीं मंजिल पर कहीं छिपा हुआ है। गिलबर्ट की व्याख्या सुनने के बाद हाफ एल्फ की घबराहट थोड़ी कम हो गई। डरने के बजाय हाफ एल्फ टावर के रहस्यमय तल पर छिपी हुई चीज के बारे में बहुत उत्सुक हो गया। जब प्रधानाध्यापक ने लुप्त हुए सरदार के तहखाने का जिक्र किया तो विलियम के हाथ में खुजली होने लगी। वह पहले से ही उन खजानों के लिए उत्सुक था जिन्हें वह जल्द ही बेबीलोन के टावर की 51वीं मंजिल से लूटने वाला था। अध्याय 553। मैं वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, इसलिए कृपया मुझे पीछे मत छोड़ना। भाग 1। जिस दिन विलियम अकादमी लौटे उसी दिन उन्होंने इयान, राजकुमारी सिडोनी और शिफॉन के साथ रात का खाना खाया। जब छोटी बच्ची को पता चला कि उसका बड़ा भाई वापस आ गया है तो उसकी चंचलता और भूख पूरी तरह से लौट आए। रात के खाने के बाद विलियम ने आखिरकार उन्हें मध्य महाद्वीप के केंद्र की ओर अपनी आगामी यात्रा के बारे में बताया, जहां बेबीलोन का टावर स्थित था। विलियम ने उनसे झूठ नहीं बोला और उन्हें आमोन द्वारा दिए गए कार्य की कठिनाई के बारे में बताया। उसने सिल्वरविंड अकादमी के प्रधानाध्यापक द्वारा दी गई सभी जानकारी भी इसमें जोड़ दी। विलियम की सारी बातें सुनने के बाद तीनों लड़कियों के चेहरे पीले पड़ गए। सौभाग्य से वे पहले ही खाना खा चुकी थीं। अगर ऐसा नहीं होता तो विलियम की सारी बातें सुनने के बाद तीनों लड़कियों की भूख जरूर मर जाती। तुम्हें हर हाल में वापस आना होगा, राजकुमारी सिडोनी के शरीर पर कब्जा करने के बाद मोर्गाना ने कहा। प्यारे, तुमने अभी तक मुझे अपने बच्चे नहीं दिए हैं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं विधवा बनने के लिए बहुत छोटी हूँ। आमतौर पर शरारती रहने वाली वह लड़की विलियम को विनती भरी निगाहों से देख रही थी। मोर्गाना ने विलियम का हाथ दोनों हाथों से थाम लिया, मानो वह उसे जाने नहीं देना चाहती हो। हाफ एल्फ को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मोर्गाना अक्सर उसके सामने इस तरह का भाव नहीं दिखाती थी, चाहे वे कभी भी साथ हों। इससे ये साबित होता था कि वह उसके आने वाले प्रस्थान को लेकर कितनी चिंतित थी। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे पास सुरक्षित लौट आऊंगा, विलियम ने धीरे से उसका हाथ दबाते हुए जवाब दिया। तुम सही कह रही हो। मैंने अभी तक तुम्हें अपने बच्चे नहीं दिए हैं। मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकता। अगर तुम किसी और से शादी कर लो तो क्या यह मेरा नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल सही। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें धोखा दूं तो जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा वापस आऊंगा। मैं वादा करता हूं। इयान ने दृढ़ निश्चय भरी निगाहों से विलियम को देखा। चूंकि वह पहले से ही एक खतरनाक जगह पर जा रहा था, इसलिए उसने उसके पीछे जाने का फैसला किया। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, इयान ने कहा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। विलियम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें रोक दूंगा? बात यही खत्म नहीं होती। मुझे चाहिए कि तुम सिडोनी के साथ रहो। मेरे बिना जब उसकी दिव्य शक्ति बेकाबू हो जाएगी तब सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर पाओगे। लेकिन विलियम ने इयान का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे धीरे से दबाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए 1000 जानवरों के क्षेत्र में प्रवेश करना संभव बना दूंगा, भले ही मैं दूर रहूं। क्या यह संभव भी है? इयान ने पूछा। अगर यह सचमुच संभव होता तो वह विलियम से कभी भी मिल सकती थी। बिल्कुल, यह संभव है, विलियम ने जवाब दिया। सिडोनी विस्टेरिया के कॉलर का उपयोग करके पहले से ही ऐसा कर सकती है। इयान ने सुंदर राजकुमारी की ओर देखा और राजकुमारी ने सहमति में सिर हिलाया। कई घटनाओं के चलते विलियम इयान को विस्टेरिया के हार में जोड़े गए अतिरिक्त कार्य के बारे में बताना भूल गया था।
विलियम जानता था कि टावर कितना खतरनाक था, इस वजह से इयान उसके साथ टावर जाने की जिद जरूर करेगी। अगर मुमकिन हो तो वह उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। इसीलिए उसने सिस्टम से मदद मांगने का फैसला किया और इयान को जब भी उसकी याद आए 1000 बीस्ट डोमेन में जाने की इजाज़त देने का निर्णय लिया। शिफॉन को उनकी बातों का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वह बस उनकी बातचीत सुनती रही। विलियम के दूर रहने के दिन उसके जीवन के सबसे उदास दिन होते थे। जब उसे भयंकर भूख से छुटकारा पाने की चिंता नहीं रही, तो उस छोटी बच्ची को एक सामान्य लड़की की तरह जीने के लिए अधिक खाली समय मिल गया। सच कहें तो शिफॉन के लिए जीवन में खुशी पाना बहुत दुर्लभ था। इसी वजह से वह मुस्कुरा नहीं पा रही थी। अगले भोजन को लेकर लगातार चिंता के कारण उसका चेहरा हमेशा उदास ही रहता था। विलियम, इयान और राजकुमारी सिडोनी से मिलने के बाद उसका जीवन और भी रंगीन हो गया। कभी कभी शिफॉन को आश्चर्य होता था कि क्या वह किसी सपने में जी रही है। अगर यह सपना है तो मैं फिर कभी जागना नहीं चाहती, शिफॉन ने विलियम को देखते हुए सोचा, जो इयान और राजकुमारी सिडोनी को मनाने में व्यस्त था। उपेक्षित महसूस करते हुए छोटी बच्ची ने विलियम का ध्यान आकर्षित करने के लिए उससे एक सवाल पूछने का फैसला किया। बड़े भाई, हम कब निकलेंगे? शिफॉन ने पूछा। मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है, इसलिए हम कभी भी निकल सकते हैं। विलियम, इयान और राजकुमारी सिडोनी तीनों ने एक ही समय में गुलाबी बालों वाली लड़की की ओर देखा। हम। विलियम ने शिफॉन की ओर अचंभित भाव से देखा। माफ करना शिफॉन, मैं तुम्हें भी अपने साथ नहीं ले जा रहा हूं। शिफॉन ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। तुम मुझे नहीं ले जा रहे हो? नहीं, विलियम ने उत्तर दिया। इयान और सिडोनी के साथ अकादमी में ही रहो। मेरे जाने के दौरान वे तुम्हारा ख्याल रखेंगे। शिफॉन की आंखें नम हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि विलियम उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। उसके बड़े भाई के अनुसार क्रेटोर साम्राज्य से बेबीलोन की टॉवर तक पहुंचने में 1 महीना लगेगा। लेकिन ये तो केवल यात्रा की अवधि थी। विलियम को नहीं पता था कि वह टावर के अंदर कितने समय तक रहेगा, और यही बात इयान और राजकुमारी सिडोनी को भी चिंतित कर रही थी। आधा एल्फ विलियम को गए हुए केवल 2 दिन ही हुए थे, फिर भी शिफॉन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में एक गहरा खालीपन आ गया हो। विलियम के आमोन के मंदिर जाने के दौरान उसे अंदर से बहुत खालीपन महसूस हो रहा था। अगर विलियम 1 महीने से ज्यादा समय के लिए दूर रहता तो शिफॉन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होगा। एक आंसू गिरा, फिर दूसरा। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपने बड़े भाई को धुंधली आंखों से देखा क्योंकि उसके सीने में दर्द और भी बढ़ गया था। बड़े भाई, क्या आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? शिफॉन ने पूछा। क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? विलियम जल्दी से अपनी सीट से उठा और छोटी बच्ची के पास जाकर उसके आंसू पोंछने लगा। किसी कारणवश विलियम छोटे बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील था। हालांकि शिफॉन उससे बड़ी थी, लेकिन उसकी वर्तमान शक्ल ब्रियाना से मिलती जुलती थी, जिसे विलियम दक्षिणी महाद्वीप में अपनी छोटी बहन की तरह मानता था। तुम अकेले नहीं रहोगे, विलियम ने जवाब दिया। तुम इयान और सिडोनी के साथ रहोगे। वे तुम्हारा ख्याल रखेंगे। शिफॉन ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। विलियम चाहे कुछ भी कहे, चाहे जो भी वादा करे, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि रोते ही उसके पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। हालांकि उसने अभी अभी रात का खाना खाया था, शिफॉन की भूख फिर से जाग उठी, और इस बार तो वह बहुत ही उग्र रूप में लौटी। उस छोटी बच्ची ने अपनी भावनाओं और अपनी शक्तियों पर से नियंत्रण खो दिया था। मेजबान, शिफॉन से दूर हटो, उसकी दैवीय शक्ति जागृत होने वाली है। नहीं, इसे छोड़ो, उसे अटलांटिस के कालकोठरी में ले आओ। जल्दी करो, एक पल भी देर हुई तो ये पूरी अकादमी अपने सभी विद्यार्थियों सहित निगल ली जाएगी। अध्याय 554। मैं वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, इसलिए कृपया मुझे पीछे मत छोड़ो, भाग दो। विलियम ने अटलांटिस की 10वीं मंजिल पर टेलीपोर्ट किया और शिफॉन को अपने समुद्र किनारे वाले विला में ले आया। कुछ ही सेकंड बाद उस छोटी बच्ची की दिव्य शक्ति बेकाबू हो गई। इससे पहले कि उसकी सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो पाती, शिफॉन ने विलियम के पेट पर पूरी ताकत से मुक्का मारा, जिससे वह आधा एल्फ उससे सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। बेहोश होने से पहले शिफॉन ने धीरे से कहा, बड़े भाई, मुझे माफ कर दो। कृपया भाग जाओ। तभी विलियम ने अपनी आंखों से देखा कि 7 घातक पापों की शक्ति क्या कर सकती है जब वे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। शिफॉन ने अपना मुंह चौड़ा खोला और एक चटकने जैसी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष ही विकृत हो रहा हो और उसके आसपास की हवा कांप रही हो। विलियम के स्टेटस पेज पर कई सूचनाएं बजने लगीं जो उसे आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे रही थीं। मेजबान, कृपया जल्दी करें।
ये जगह छोड़ दें, इस तल पर सब कुछ शिफॉन खा जाएगा। विलियम ने दांत पीसते हुए उस बेहोश लड़की को देखा जिसके चेहरे से अब भी आंसू बह रहे थे। अचानक उसके पैरों तले से जमीन खिसकी और उसके मुंह की ओर उड़कर आए, मानो उसे खा लिया गया हो। समुद्र उग्र होकर तट की ओर ऐसे बढ़ रहा था मानो किसी अज्ञात नियम के वश में हो जिससे लड़ना उनके बस में नहीं था। शिफॉन के 1000 मीटर के दायरे में सब कुछ निगला जा रहा था और ये दायरा हर पल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। विलियम पीछे हटता रहा, लेकिन ब्लैक होल के समान लालच की शक्ति ने पल भर में अपनी ताकत बढ़ा ली। आधा एल्फ अचानक शिफॉन की भक्षण शक्ति की सीमा में आ गया और असहाय होकर उसकी ओर खींचा चला गया। क्विक शॉट वॉर आर्ट फ्यूजन फॉर्म। विलियम ने दहाड़ते हुए अपनी लकड़ी की छड़ी निकाली और उसे शिफॉन की विपरीत दिशा में इंगित किया। ब्लिट्जर रेलगन। विलियम अपनी छड़ी में समाहित हो गया और उड़ गया। कम से कम यही होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। लकड़ी की छड़ी केवल 5 मीटर ही चल पाए, फिर रुक गई और वहीं ठहर गई। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ये शिफॉन के छोटे से मुंह की ओर खींचा चला जा रहा था, जो मध्य महाद्वीप के पूरे शहरों को निगलने में सक्षम था। शिफॉन को ऐसी हालत में देखकर विलियम का दिल टूट गया, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। सिस्टम, शिफॉन पर एक ट्रैकर लगाओ। मैं उसकी हालत पर नजर रखना चाहता हूं। समझा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लकड़ी के डंडे से प्रकाश की एक किरण निकली और शिफॉन के माथे पर जा लगी। ट्रैकर लगाने में सफलता पाने के बाद विलियम अटलांटिस की 10वीं मंजिल से जल्दी से पहली मंजिल पर लौट आया। वह जानता था कि अगर वह वहां रुका तो लालच की बेकाबू शक्ति उसे निगल जाएगी। सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद विलियम ने तुरंत सिस्टम से अनुरोध किया कि उसे वास्तविक समय में क्या हो रहा है ये देखने की अनुमति दी जाए। सिस्टम ने निर्देशों का पालन किया और शिफॉन के बारे में विचार साझा किया। उसने जो देखा वह पूर्णतः घोर अंधकार था। अगर पृष्ठभूमि में उसे धीमी धीमी निगलने की आवाज सुनाई न दे रही होती तो शायद वह सोचता कि ट्रैकर काम नहीं कर रहा है। 10वीं मंजिल की कृत्रिम रोशनी भी पूरी तरह गायब हो गई थी। अंधेरे में शिफॉन के पेट की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। विलियम को संदेह था कि उसके लॉलीपॉप इस बेकाबू दैत्य का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। वह केवल इंतजार ही कर सकता था। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, कई घंटे और बीत गए। विलियम पालथी मारकर बैठा रहा और शिफॉन की हालत पर नजर रखता रहा। कालकोठरी में एक दिन बिताने के बाद गुर्राने की आवाज बंद हो गई। सिस्टम ने आसपास के वातावरण और शिफॉन के शरीर को कई बार स्कैन किया, फिर विलियम को संकेत दिया कि सब कुछ ठीक है। विलियम उस अंधेरी और खाली दुनिया में लौट आया। उसकी आंखें, जो अंधेरे के पार देख सकती थीं, भी अटलांटिस की 10वीं मंजिल के अंदर कुछ नहीं देख पा रही थीं। प्रकाश, विलियम ने धीरे से कहा और प्रकाश के कई गोले आसपास के वातावरण को रोशन कर गए। तभी उसने उसे देखा। वह उस तबाही के केंद्र में खड़ी थी जो उसने मचाई थी और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। विलियम ने अपने पीछे पीछे चल रही लड़की को बाहों में भर लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। बड़े भाई, कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, शिफॉन ने विलियम की छाती पर सिर रखते हुए कमजोर आवाज में कहा। वह भी उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन इस समय वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। अगर विलियम उसे गले लगाकर सहारा न दे रहा होता तो शायद वह अब तक जमीन पर गिर चुकी होती। मैं वादा करती हूं कि मैं अच्छी लड़की बनूंगी, इसलिए कृपया मुझे पीछे मत छोड़िएगा। ठीक है, मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूं। मानो उस जवाब का इंतजार करते हुए शिफॉन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गई। वह शारीरिक और भावनात्मक रूप से अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। विलियम ने गुलाबी बालों वाली लड़की को राजकुमारी की तरह गोद में उठाया और फिर 1020 डोमेन में स्थित अपने विला में टेलीपोर्ट हो गया। इयान और राजकुमारी सिडोनी वहां मौजूद थे और शिफॉन के बारे में किसी भी खबर का इंतजार कर रहे थे। विलियम ने सभी को अटलांटिस की कालकोठरी से बाहर निकलने का आदेश दिया था, कहीं ऐसा न हो कि शिफॉन की भक्षण करने की क्षमता कालकोठरी की स्थानिक परतों को तोड़ दे। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ और छोटी बच्ची की निगलने की क्षमता के कारण केवल 1 मंजिल ही नष्ट हुई। राजकुमारी सिडोनी और ऐश ने बिखरे हुए गुलाबी बालों वाली लड़की को देखा और उनके दिल में दर्द सा महसूस हुआ। शिफॉन उन्हें बहुत प्रिय हो गई थी और उसे उस हालत में देखकर उनका दिल टूट गया। कृपया इसे साफ कर दीजिए, विलियम ने शिफॉन को इयान को सौंपते हुए कहा। अभी इसे विला में आराम करने दीजिए। हालांकि दोबारा बीमारी होने की संभावना कम है, फिर भी हो सकती है। एहतियात के तौर पर हम इसे यहीं रखेंगे। इयान ने सहमति में सिर हिलाया और बाथरूम जाने से पहले अपने असली रूप में परिवर्तित हो गई। राजकुमारी सिडोनी विलियम की ओर बढ़ी और उसे गले लगा लिया।
अगर कभी मैं भी अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो दूं, तो मुझे अपने कालकोठरी के किसी एक तल में कैद कर देना। इस तरह मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाऊंगी। विलियम का शरीर अकड़ गया। वह उसे आश्वस्त करना चाहता था कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, लेकिन वह कह नहीं सका। कुछ ही दिनों में वह क्रेटोर साम्राज्य छोड़कर बेबीलोन के टॉवर की ओर रवाना होने वाला था। हालांकि वे 1020 डोमेन में मिल सकते थे, लेकिन यह समस्या का केवल एक अस्थायी समाधान था। विलियम राजकुमारी सिडोनी के अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो देने के विचार से ही काम उठा। मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, विलियम ने सुंदर राजकुमारी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। मैं वादा करता हूं, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। हम आप पर विश्वास करते हैं, राजकुमारी सिडोनी ने उत्तर दिया। मैं और मोर्गाना आप पर विश्वास करते हैं। विलियम ने आंखें बंद करते हुए आह भरी। उसके मन में अभी भी शिफॉन के विनती भरे शब्द गूंज रहे थे। उसे उस हालत में देखने और उसके पीछे का कारण जानने के बाद विलियम को पहले से ही पता था कि उसे क्या करना है। उसे बस यही उम्मीद थी कि अपनी यात्रा के अंत में वह शिफॉन को उसकी दैवीयता पर बेहतर नियंत्रण पाने में मदद करने का कोई तरीका ढूंढ लेगा। इस तरह उसे उन चीजों को त्यागने के दुख से नहीं गुजरना पड़ेगा जो उसके लिए महत्वपूर्ण थी। अध्याय 555। आइए आपकी और उसकी शादी के बारे में बात करते हैं। जब शिफॉन ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अपरिचित कमरे में पाया। सौभाग्य से कमरे में कोई परिचित व्यक्ति मौजूद था और इससे उसे राहत मिली। विलियम बिस्तर के किनारे बैठा था और शिफॉन का हाथ पकड़े हुए था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, शिफॉन को भाग जाने की तीव्र इच्छा हुई। अगर वह अभी भी हिल डुल न सकती तो शायद वह जल्दबाजी में कमरे से बाहर भाग जाती। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? विलियम ने मुस्कुराते हुए पूछा। थकी हुई हूं, शिफॉन ने जवाब दिया। लेकिन इसके अलावा मैं ठीक हूं। विलियम ने सिर हिलाते हुए सिस्टम से शिफॉन के शरीर का डायग्नोस्टिक स्कैन करने का अनुरोध किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे कोई समस्या नहीं है। शिफॉन के सभी महत्वपूर्ण संकेत सामान्य हैं। बीमारी के दोबारा होने की संभावना 0.001% है। धन्यवाद सिस्टम। शिफॉन को अपने साथ घटी घटनाओं के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। उसकी याददाश्त में कई तरह की कमियां थीं और उसे यकीन नहीं था कि उसने जो देखा वह सच था या सिर्फ एक सपना। उसे आखिरी बात जो याद थी वह विलियम के आलिंगन में होना और उसका ये वादा सुनना था कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों 1 मिनट तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। यह अजीब सी खामोशी बेचैन कर देने वाली थी और इससे शिफॉन घबरा गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक कमरे में एक गुर्राहट की आवाज गूंज उठी। शिफॉन का शरीर अकड़ गया क्योंकि उसे लगा कि उसके पेट से आवाज आ रही है। उसने अभी अभी एक पूरी कालकोठरी का तल खा लिया था, इसलिए उसकी भूख कम से कम 2 दिनों के लिए शांत हो जाएगी। वो मेरे पेट की वजह से था, विलियम ने बिस्तर पर घबराई हुई लड़की को दिलासा देते हुए कहा। न जाने क्यों, शिफॉन के घबराए हुए चेहरे को देखकर उसके दिल को सुकून मिला। विलियम ने अपने स्टोर रूम से सैंडविच की टोकरी निकाली और शिफॉन को एक सैंडविच दिया। छोटी बच्ची ने सिर हिलाकर विनम्रतापूर्वक सैंडविच लेने से इनकार कर दिया। आधे एल्फ ने जिद नहीं की क्योंकि खाना इस समय एक संवेदनशील विषय था। वह चुपचाप अपने दाहिने हाथ से खाना खा रहा था, जबकि उसका बायां हाथ गुलाबी बालों वाली लड़की का हाथ पकड़े हुए था। पेट भरकर खाने के बाद विलियम ने टोकरी को अपने भंडारण कक्ष में वापस रख दिया और शिफॉन के बगल में लेट गया। शुभ रात्रि। विलियम ने जम्हाई लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने लगा। वह लगभग 2 दिनों से जागा हुआ था और उसे बहुत नींद आ रही थी। उसने कुछ खाया नहीं था और जागते रहने के दौरान सिर्फ पानी पिया था। पता नहीं क्यों, शिफॉन की बेकाबू हालत देखकर उसे भूख नहीं लग रही थी। 2 मिनट बाद विलियम की गहरी नींद भरी सांसें शिफॉन के कानों तक पहुंची। नन्ही लालची शिफॉन उसके शांत सोते हुए चेहरे को निहारती रही, मानो उसे अपनी यादों में बसा रही हो। वह विलियम से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन विलियम उसके कुछ पूछने से पहले ही सो गया था। शिफॉन ने विलियम की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए आह भरी। हालांकि उसका शरीर भारी लग रहा था, लेकिन किसी की गर्माहट महसूस करने की चाहत ने उसके हौसले को और बढ़ा दिया। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे अकेला रहना नापसंद था। अब जबकि उसके बगल में कोई सो रहा था, उसने ये सुनिश्चित करने के लिए और करीब जाने का फैसला किया कि वह जो देख रही थी वह वास्तविकता थी, सपना नहीं। योजक चिन्ह। जाग जाओ मिस्टर लॉलीपॉप। एक चिढ़ाने वाली आवाज विलियम के कानों तक पहुंची, जिससे उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। सबसे पहले उसने एक महिला को देखा। एक बहुत मोटी महिला। वह एक छोटी सी कुर्सी पर बैठी थी जो उसके शरीर के थोड़े से हिलने पर भी चरमराती थी।
विलियम को ये डर सता रहा था कि कुर्सी कभी भी टूट सकती है, जिससे वह महिला जमीन पर गिर जाएगी और अपने भारी शरीर के कारण उठ नहीं पाएगी। तुम बहुत ही असभ्य बात सोच रहे हो, मोटी औरत ने चिढ़कर कहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं? तुम्हारे पहले से ही 3 प्रेमी हैं और फिर भी तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। मोटी महिला ने एक लाल पंखा खोला और खुद को हवा करने लगी। उसके इस कृत्य से वह जिस कुर्सी पर बैठी थी वह खतरनाक तरीके से चरमरा उठी, जिससे विलियम के दांतों में खुजली होने लगी। आधे एल्फ ने कुर्सी से अपना ध्यान हटाकर सामने बैठी महिला की ओर देखा। मंदिर की यात्रा के दौरान देवताओं के बीच रहने के कारण उसके लिए उस मोटी महिला को देवी के रूप में पहचानना आसान था। सवाल सिर्फ यही था, वह कौन थी? तुम तो बहुत दुबले हो, मोटी औरत ने विलियम को सिर से पैर तक देखते हुए कहा। मेरा सुझाव है कि तुम अपना वजन कम से कम 170 पाउंड बढ़ा लो। देवी की टिप्पणी सुनकर विलियम के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। महामहिम, मैं इस पर विचार करूंगा, विलियम ने सामने बैठी महिला को आदरपूर्वक झुककर प्रणाम करते हुए कहा। मेरा नाम विलियम है। क्या मैं महामहिम का आपका परम आदरणीय नाम जान सकता हूँ? मोटी महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कुर्सी की चरमराहट से मेल खा रही थी जिस पर वह बैठी थी। काफी समय हो गया है जब मैंने किसी इंसान से अपना परिचय दिया है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने पहले अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम अदेफागिया है और मैं लालच की देवी हूँ। जैसे ही विलियम ने अपने सामने मौजूद देवी का नाम सुना, उसे लगा मानो पहेली का आखिरी टुकड़ा भी सुलझ गया हो। आधे एल्फ ने चुप रहने और एडेफागिया के ये बताने का इंतजार करने का फैसला किया कि वह उसे स्वर्ग और पृथ्वी की सीमा पर क्यों लाए है। वह कुछ समय पहले ही यहाँ आया था जब उसकी मुलाकात एस्ट्रिड के जुड़वां भाई आमंद से हुई थी, जिसने उसे शुरू से ही एक अनुचित कार्य सौंपा था। देवी मुस्कुराई और प्रशंसा में सिर हिलाया। उन्होंने विलियम के मन की बात पहले ही जान ली थी, इसलिए उन्होंने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। सबसे पहले मैं अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, अदेफागिया ने कोमल स्वर में कहा। मेरी बेटी ने कई कठिन समय देखे हैं और यद्यपि उसका भाग्य दुखों से भरा है, फिर भी एक माँ होने के नाते मैं उसके लिए रोने से खुद को रोक नहीं सकती। नोट: 7 घातक पापों के सभी देवता नश्वर लोक में अपने अवतारों को बेटियां कहते हैं। जी हाँ, वे सभी लड़कियां ही जन्म लेती हैं। मैं बस ये स्पष्ट कर रहा हूँ, कहीं आप लोग कुछ और न सोच रहे हों। एडेफागिया ने रुमाल से अपनी आंखों को हल्के हल्के पोंछना शुरू कर दिया, मानो वह उन अदृश्य आंसुओं को पोंछ रही हो जो वास्तव में थे ही नहीं। विलियम ने भी उनकी बात मान ली और समझदारी से सिर हिलाया। विलियम ने कहा, शिफॉन मेरे लिए छोटी बहन जैसी है। उसे दुखी देखकर मेरा दिल टूट जाता है। मैं समझ गई। एडेफागिया मुस्कुराए। अब चलो तुम्हारी और उसकी शादी के बारे में बात करते हैं। कौन सी शादी? माफ कीजिए, मैं हकला गया। मेरा मतलब था कि चलिए आपकी और उनकी सेहत के बारे में बात करते हैं। क्या आप नहीं जानते, स्वस्थ शरीर और मन आपको महानता की ओर ले जाएगा। देवी ने एक घटिया खलनायिका की तरह ओहो की हंसी हंसी, जिससे विलियम भविष्य को लेकर चिंतित हो गया। लेडी इरोस ने उसे अपने महल में प्रशिक्षण देते समय अपनी बेटियों की देखभाल करने के लिए कहा था। कामवासना की देवी ने अपनी बेटियों की देखभाल करने के अलावा और कुछ भी संकेत नहीं दिया था, लेकिन अंततः परिणाम ये हुआ कि राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना उसकी प्रेमिका बन गईं। पेटूपन की देवी को अपने सामने प्रकट होते देख विलियम को यह आशंका सताने लगी कि कहीं उसकी शादी जबरन तो नहीं होने वाली है। अरे, अपने आप को इतना बड़ा मत समझो। एडेफागिया ने अपना पंखा बंद किया और विलियम की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरी प्यारी बेटी के लिए बहुत दुबले हो। मैं तुम्हें उसका प्रेमी तभी बनने दूंगी जब तुम अपना वजन 180 पाउंड बढ़ा लोगे। विलियम को लगा जैसे उसे सिरदर्द होने वाला है। पहले देवी ने कहा था कि उसे अपना वजन 170 पाउंड बढ़ाना होगा, अब उन्होंने इसे बदलकर 180 पाउंड कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि लालच की देवी बातचीत जारी रखते हुए उसका वजन बढ़ाती ही रहेंगी। मैं कहा था, ओह हाँ, चलिए आपकी और उसकी शादी के बारे में बात करते हैं। खुशहाली। तस्क। अदेफागिया ने अपनी जीभ चटकाते हुए अपना पंखा खोलकर अपने आधे चेहरे को ढक लिया। तुम बाबेल के टावर जा रहे हो, है ना? विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, बहुत खूब, मुझे आपको एक उपहार देने दीजिए। लालच की देवी ने विलियम की ओर 2 छोटे बक्से फेंके और विलियम ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया। लाल डिब्बा शिफॉन के लिए है और गुलाबी डिब्बा आपके लिए, एडेफागिया ने कहा। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि डिब्बे के अंदर क्या है, क्योंकि आप अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उसे खोल नहीं पाएंगे। बस इतना जान लो कि डिब्बा सही समय पर खुलेगा। अभी इन्हें अपने पास रखो और सुरक्षित रखो।
समझे? जी हाँ महामहिम, विलियम ने उत्तर दिया। अच्छा, अब वापस जाओ। एडेफागिया ने विलियम को भगाने का इशारा किया। मेरी बेटी का ध्यान रखना। अगर नहीं रखा तो मैं तुम्हारे सिर पर बैठ जाऊंगी। देखते हैं उसके बाद तुम उससे फिर से तंग कर पाते हो या नहीं। अपनी आध्यात्मिक अवस्था में भी विलियम को अपने सिर पर पसीने की बूंदें महसूस हो रही थीं। अगर मोटी देवी सचमुच उसके सिर पर बैठ जाती तो उसका सिर आसानी से तरबूज की तरह कुचल जाता, जैसे कोई टैंक उसे रौंद देता है। अध्याय 556, अनंत और उससे भी आगे। विलियम और ऐश बिस्तर पर लेटे हुए एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। उनकी छाती पर जड़े रत्न एक साथ तालमेल बिठाकर चमक रहे थे, क्योंकि सिस्टम ने एशे को 1000 जानवरों के क्षेत्र में तुरंत टेलीपोर्ट करने की क्षमता प्रदान की थी। ये करना आसान नहीं था क्योंकि इसके लिए 50,000 गॉड पॉइंट्स की आवश्यकता थी। विलियम को इतना खर्च करने में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि इससे एशे को जब चाहे 1020 डोमेन में जाने का साधन मिल जाता था। विलियम ने एशे और राजकुमारी सिडोनी को पहले ही बता दिया था कि अगर उनकी जान खतरे में हो तो वे भी टेलीपोर्ट करके उसके क्षेत्र में आ सकती हैं। उनकी सुरक्षा उसकी प्राथमिकता थी, इसलिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गॉड पॉइंट्स खर्च करने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। योजक चिन्ह गॉड पॉइंट्स 4250-042। योजक चिन्ह। काश दक्षिणी महाद्वीप छोड़ने से पहले उसे इस विशेषता के बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से ऐसा इंतजाम करता कि वैंडी और एस्ट उससे मिलने के लिए उसके राज्य में आ सकें। आधे घंटे बाद उनके रत्नों में संशोधन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया। यह एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया थी, लेकिन सिस्टम की क्षमता के कारण ये योजना के अनुसार सुचारू रूप से संपन्न हुई। इसके साथ मैं जब चाहूं तब आपसे मिल सकती हूं, एशे ने विलियम की आंखों में देखते हुए कहा। धन्यवाद। तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? विलियम ने उसके माथे पर चुंबन करते हुए पूछा। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। अगर मुझे सिडोनी के अकेले होने की चिंता न होती तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाता। विलियम की बाहों में समाते हुए एशे मुस्कुराए। विलियम के अलावा केवल उसी में राजकुमारी सिडोनी की दिव्य शक्ति को अनियंत्रित होने से रोकने की क्षमता थी। उसने और राजकुमारी ने अटलांटिस की कालकोठरी में अपने बीच विला के साथ जो कुछ हुआ था वह देखा था। जो कभी एक खूबसूरत फर्श हुआ करता था वह अब एक अंधेरी जगह बन गई थी जहां कुछ भी नहीं था। सिस्टम के अनुसार फर्श पहले जैसा हो जाएगा, हालांकि इसमें कम से कम 1 साल लगेगा। स्वाभाविक रूप से इस प्रक्रिया को तेज करने के तरीके थे, जैसे कि डंजन सेटिंग्स का उपयोग करके इसे ठीक करना। हालांकि इसके लिए विलियम को पहले उस पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करनी थी। कालकोठरी पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया 52वीं मंजिल पर रुक गई थी क्योंकि वहां मौजूद राक्षस काफी शक्तिशाली थे। प्रत्येक समूह में 12 सदस्य होते थे और उनमें हमेशा एक मिलेनियल बीस्ट और 2 सेंटेनियल बीस्ट शामिल होते थे। हालांकि बात यही खत्म नहीं होती थी। जैसे ही टीमें उनसे भिड़ती, लाल आंखों वाला रेजर नागा मिलेनियल बीस्ट एक युद्धघोष करता जिससे दूसरे समूह भी उनके स्थान पर आ जाते। इसके बाद विलियम और उसके दल को कम से कम 4 सहस्राब्दी राक्षस, 8 शताब्दी राक्षस और 36 श्रेणी ए के राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। अगर विलियम अपने वीर अवतार का इस्तेमाल कर पाता तो इस समस्या का आसानी से समाधान हो जाता। लेकिन किसी अजीब कारण से अटलांटिस की 52वीं मंजिल पर उसका वीर अवतार निष्क्रिय हो गया। इससे उसके पास अपने झुंड और सेना को पहले मजबूत होने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा ताकि वह फिर से उस मंजिल पर चुनौती दे सके। डार्लिंग, क्या तुम्हारा काम हो गया? मोर्गाना ने पूछा। हाँ, हमने अभी अभी काम खत्म किया है, विलियम ने जवाब दिया। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, मोर्गाना ने कहा। मैंने शिफॉन को सुला दिया है, इसलिए मैं आपके और ऐश के साथ आ सकती हूँ। विलियम के कुछ जवाब देने से पहले ही कमरे का दरवाजा खुला और सुनहरी आंखों वाली एक खूबसूरत लड़की मोहक मुस्कान के साथ बिस्तर की ओर बढ़ी। कल तो तुम जा रहे हो, इसलिए कम से कम कुछ मरम्मत का काम तो कर ही लो, मोर्गाना ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। हम तीनों ने मिलकर काफी समय से यह काम नहीं किया है। आज रात तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी, डार्लिंग। योजक चिन्ह। अगले दिन। बड़े भाई, क्या हुआ? शिफॉन ने नींद में डूबे विलियम की ओर देखते हुए पूछा। विलियम ने जम्हाई ली और फिर छोटी बच्ची के सिर पर थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं। बस कल रात मुझे ठीक से नींद नहीं आई। शिफॉन ने असमंजस में अपना सिर झुकाया, लेकिन उसने ज्यादा पूछताछ न करने का फैसला किया। वे दोनों आज रवाना होने वाले थे और वह विलियम के साथ यात्रा करने को लेकर काफी उत्साहित थी। अरे विलियम, तुम यहाँ हो? अकादमी के प्रधानाध्यापक गिलबर्ट अकादमी के द्वार पर प्रकट हुए। मुझे खुशी है कि अकादमी छोड़ने से पहले मैं तुमसे मिल सका।
विलियम ने उसे पहले ही सूचित कर दिया था कि वह बेबीलोन के टॉवर जाने के लिए अपनी पढ़ाई से छुट्टी लेगा। प्रधानाध्यापक भी उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन वे फिलहाल स्कूल की निर्धारित गतिविधियों में बहुत व्यस्त थे। उन्हें 2 महीने से भी कम समय में होने वाले टूर्नामेंट की तैयारियों की देखरेख भी करनी थी। क्रेटोर साम्राज्य के लिए इस टूर्नामेंट का विशेष महत्व था क्योंकि इससे उनके शीर्ष प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की रैंकिंग तय होती थी। शीर्ष 10 में शामिल खिलाड़ियों को अपनी रैंकिंग और बढ़ाने के लिए संसाधन दिए जाते थे। जो लोग शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाए लेकिन जिन्होंने असाधारण क्षमता दिखाए, उन्हें भी साम्राज्य द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। ये युवा पीढ़ी को उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करने का एक तरीका था जिससे भविष्य में क्रेटोर साम्राज्य की शक्ति और भी बढ़ेगी। क्या बात है, प्रधानाध्यापक? विलियम ने पूछा। क्या आप मुझे कोई स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए कह रहे हैं? अच्छा, ये भी एक अच्छा विचार है, लेकिन मैं आपसे एक मदद मांगने आया हूँ। मेरा कान है। गिलबर्ट ने अपनी संग्रहणीय अंगूठी से एक स्क्रॉल निकाला और विलियम को दे दिया। हाफ एल्फ ने उसे खोलकर देखा तो उसे एक बेहद खूबसूरत हरे रंग का फूलनुमा ब्रोच दिखाई दिया, जिसके केंद्र में एक चमकता हुआ रत्न जड़ा हुआ था। इसे एमरल्ड डिजायर का ब्रोच कहते हैं, गिलबर्ट ने समझाया। कहा जाता है कि यह लुप्त हुए सरदार के खजाने में मिलने वाले अनमोल खजानों में से एक है। अगर आपको इसे लाने का मौका मिले तो मैं इसके लिए मोटी रकम देने को तैयार हूं। अगर मुझे वो चीज दिख गई तो मैं उससे आपसे बदल लूंगा, प्रधानाध्यापक महोदय, विलियम ने जवाब दिया। लेकिन अगर नहीं दिखी तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं वहां अनिश्चित काल के लिए फंस जाऊं। गिलबर्ट ने सहमति में सिर हिलाया। सच कहूं तो वह नहीं चाहता था कि विलियम अपनी जान जोखिम में डालकर टाव जाए। उसने उसे समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन विलियम जाने के लिए दृढ़ था। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए उसने उसे यथासंभव सहायता देने का निर्णय लिया और उसकी यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर ली। बहुत खूब। ईश्वर करे कि हवा हमेशा तुम्हारे अनुकूल रहे और तुम्हारा मार्ग उज्ज्वल हो, गिलबर्ट ने विलियम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। और हाँ, शिफॉन का ख्याल रखना। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि दूसरी तरफ वाले क्या कहेंगे। हम उसका ध्यान रखेंगे। बूढ़े आदमी ने अपना सिर नीचे झुकाया और विलियम के कानों में कुछ फुसफुसाया। अगर खतरा हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकल जाना, गिलबर्ट ने फुसफुसाते हुए कहा। बेवकूफी भरी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे तुच्छ बातों में बर्बाद मत करो। विलियम ने सिर हिलाया और आगे कोई टिप्पणी नहीं की। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा वापस आऊंगा, प्रधानाध्यापक जी। अभी के लिए अलविदा। अलविदा, प्रधानाध्यापक, शिफॉन ने सिर झुकाते हुए कहा। मुझे अकादमी में रहने देने के लिए धन्यवाद। गिलबर्ट ने शिफॉन के सिर पर हाथ फेरते हुए कोमल आंखों से उसकी ओर देखा। माफ करना, बच्ची, हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अपनी यात्रा में सावधान रहना और सुरक्षित वापस आना। हम तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। धन्यवाद, प्रधानाध्यापक। आपका स्वागत है। विलियम ने शिफॉन का हाथ थाम रखा था और दोनों अकादमी के गेट से बाहर निकल गए। वे पहले ही ऐश और राजकुमारी सिडोनी को अलविदा कह चुके थे, जो इस समय अपने कमरों में सो रहे थे। विलियम की तरह वे दोनों भी रात भर के शारीरिक संबंध के कारण काफी थके हुए थे। बाहर आओ, रायडेन, विलियम ने आदेश दिया। 3 मीटर ऊंचा और 5 मीटर लंबा एक काला किलिन विलियम के सामने प्रकट हुआ। उसमें 1000 साल पुराने दानव की उपस्थिति झलक रही थी, और शिफॉन खुद को विलियम की बांह से चिपकने से नहीं रोक पाए। कोई बात नहीं, वो बस देखने में डरावना लगता है, पर उससे कोई नुकसान नहीं होगा। विलियम ने शिफॉन के सिर पर थपथपाया और उसे उठाकर किलिन की पीठ पर बिठा दिया। बच्ची के ठीक से बैठ जाने के बाद विलियम उसके पीछे बैठ गया और अपनी बाहों से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। चलो, रायडेन, विलियम ने आदेश दिया। अनंत और उससे भी आगे। गिलबर्ट ने देखा कि ब्लैक किलिन हवा में ऊपर उठा और पूर्व की ओर उड़ गया। वे उस पहले शहर की ओर जा रहे थे जहां उन्हें टेलीपोर्टेशन गेट्स का उपयोग करने की अनुमति मिल सके, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाए गए थे जो बेबीलोन के टॉवर जाने की योजना बना रहे थे। सिल्वरविंड अकादमी के प्रधानाध्यापक को नहीं पता था कि वे उस अर्धएल्फ को दोबारा देख पाएंगे या नहीं। हालांकि विलियम को कुछ महीनों तक देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उस लड़के में असंभव को संभव करने की प्रवृत्ति थी। अध्याय 557, भाग्य सचमुच मजाक करना जानता है। ब्लैक किलिन का शरीर आकाश की ओर उठा और बादलों के ऊपर उड़ने लगा। शिफॉन ने आसपास के नज़ारे को विस्मय से देखा क्योंकि यह पहली बार था जब वह हवा में उड़ रही थी। वह एक छोटे बच्चे की तरह थी जिसे किसी भ्रमण पर ले जाया गया हो और जो इस समय अपने आसपास के दृश्यों और ध्वनियों का आनंद ले रही हो।
बड़े भाई, मैंने सुना है कि किलिन केवल सिल्वर मून महाद्वीप में ही पाए जाते हैं, शिफॉन ने कहा। आपको ये काला किलिन कहाँ मिला? मैंने उसे मार डाला, मतलब मैंने उसे दक्षिणी महाद्वीप में रहते हुए वश में कर लिया था, विलियम ने जवाब दिया। उसका स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था, इसलिए मुझे उसे तब तक बुरी तरह पीटना पड़ा जब तक कि वह मेरे वश में नहीं आ गया। बिग ब्रदर बहुत ही शानदार है। हाँ, मैं अद्भुत हूँ। ब्लैक किलिन ने अपनी पिछली सीट पर बैठे दो यात्रियों के प्रति किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दिखाए और चुपचाप उड़ान भरता रहा। किलिन सिल्वर मून महाद्वीप के पूर्व संरक्षक एनरू थे, जिन्हें क्रेटोर साम्राज्य के क्रोधित रक्षकों ने मार डाला था। विलियम ने किलिन के शव और उसकी आत्मा को, जो हेलन शाही महल के अंदर वेदी में फंसी हुई थी, लिया और अपनी जादू टोने की शक्ति का उपयोग करके उसे एक सेवक के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। माना जाता है कि विलियम द्वारा पुनर्जीवित किए जाने के बाद एनरू को एक अनडेड किलिन में बदल जाना चाहिए था। हालांकि उसकी चेतना के सागर में कुछ घटित हुआ। शतरंज के राजा का मोहरा चमक उठा और उसकी आध्यात्मिक दुनिया में सुप्त अवस्था में पड़ी काली धारा ने एनरू को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी शक्ति प्रदान की, जिससे किलिन का पुनर्जन्म एक काले किलिन के रूप में हुआ। विलियम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दैवीय शक्तियों के इन दो अंशों ने मिलकर एक बहुत ही दुर्लभ पौराणिक जीव को जन्म दिया था, जो काली बिजली को नियंत्रित करने की अपनी शक्ति के लिए जाना जाता था। विलियम ने नवजात एनरू को रायडेन नाम दिया था, जिसे अपने पिछले जीवन की कोई याद नहीं थी। किलिन का स्वभाव कम बोलने वाले व्यक्ति जैसा था। वह तभी बोलता था जब विलियम ही बातचीत की पहल करता था। किलिन के शरीर से उसका मायरीड कोर निकाल लिया गया था और एला को दे दिया गया था। वह और अन्य बकरियां, जिन्हें युद्ध के दौरान मारे गए जानवरों में से विलियम से मिलेनियल कोर प्राप्त हुए थे, वर्तमान में किरिंटोर पहाड़ों में शीत निद्रा में थीं। ताकाम ने उनके विकास की प्रक्रिया पूरी होने तक उनकी देखभाल करने का जिम्मा उठाया था। विलियम को नहीं पता था कि उसके झुंड के पहले सदस्य कब जागेंगे। हालांकि वह उन्हें बहुत याद करेगा, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह उन सभी के लिए मजबूत होने का एक अच्छा अवसर है। उन्हें उम्मीद थी कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वे सभी अपने मानवीय रूप धारण कर लेंगे और मध्य महाद्वीप के माध्यम से विलियम की यात्रा में उसका साथ देंगे। योजक चिन्ह और अकादमी के अंदर शिफॉन की यही वर्तमान स्थिति है, डिकी ने एक संचार क्रिस्टल के माध्यम से बताया। वह अभी भी पहले की तरह ही दुखी है। क्या सच में? एक घमंडी आवाज ने जवाब दिया। क्या तुमने कुछ असामान्य देखा, जैसे उसका कोई अजीब व्यवहार? जी नहीं महोदय, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बहुत खूब, उस पर नजर रखना जारी रखना। साथ ही क्रेटोर साम्राज्य के सूचना नेटवर्क में फैल रही खबरों और अफवाहों पर भी ध्यान देना। खबर चाहे कितनी भी अविश्वसनीय क्यों न हो, उसे जल्द से जल्द नोट कर लेना और मुझे सूचित करना। एक हफ्ते में मिलते हैं। समझ गया ड्यूक राइडर। योजक चिन्ह दानव महाद्वीप में कहीं। कितना अजीब है। मौजूदा समयरेखा के हिसाब से तो उसे अब तक बेकाबू हो जाना चाहिए था। ड्यूक राइडर ने भौहें चढ़ाते हुए अपनी मेज पर हाथ फेरा। क्या हमने अपनी गणना में कोई गलती की है? ड्यूक ने अपनी अनामिका उंगली पर मौजूद अंगूठी को सक्रिय किया। महोदय, मैं हूं, ड्यूक राइडर ने आदरपूर्वक कहा। मैंने आपको रिपोर्ट देने के लिए बुलाया है। अंगूठी से प्रकाश की एक किरण निकली और ड्यूक के सामने एक आकृति बन गई। वहां खोपड़ियों से बने सिंहासन पर बैठा एक व्यक्ति गंभीर भाव से ड्यूक की ओर देख रहा था। क्या उस दुष्ट आत्मा ने आखिरकार अपनी शक्तियों पर से नियंत्रण खो दिया? उस आदमी ने पूछा। क्या उसने पूरी सिल्वरविंड अकादमी को निगल लिया? ड्यूक राइडर ने सिर हिलाया। नहीं महाराज, रिपोर्ट के अनुसार वह दुष्ट आत्मा अभी भी अकादमी के कूड़ेदान में पड़े कचरे पर पल रही है। अब तक उसकी दयनीय स्थिति के अलावा उसकी दैवीय शक्ति सुप्त अवस्था में है। उस आदमी ने माथे पर शिकन डाली। ये वह रिपोर्ट नहीं थी जिसकी उसे प्रतीक्षा थी। उसके जादूगरों की गणना के अनुसार इस समय तक तो लालच का पाप पूरी तरह से बेकाबू हो जाना चाहिए था। उन्होंने शिफॉन को क्रेटोर साम्राज्य में इसलिए भेजा था ताकि उन्हें ऐसा आश्चर्य दिया जा सके जिसे वे जीवन भर न भूले। खोपड़ियों से बने सिंहासन पर बैठा व्यक्ति शिफॉन का पिता था। उसने सम्राट लियोनिडास की शिफॉन की मां के प्रति सहानुभूति का फायदा उठाकर उस छोटी बच्ची को अपनी देखरेख में ले लिया। शिफॉन के पिता अपनी बेटी को भेजने के लिए तुरंत सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने सम्राट लियोनिडास के सामने दो शर्तें रखीं। पहली, शिफॉन को सिल्वरविंड अकादमी में दाखिला लेना होगा और दूसरी, उसे सम्राट लियोनिडास के साम्राज्य से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी। उनका लक्ष्य शिफॉन की दिव्यता को बेकाबू होकर पूरी अकादमी को निगल जाने देना था। इस तरह अनगिनत प्रतिभाशाली बच्चों और कुलीन परिवारों के वारिसों सहित युवा पीढ़ी के सभी सदस्य दुखद मौत मरेंगे।
इससे युवा प्रतिभाओं के नुकसान के कारण क्रेटोर साम्राज्य कम से कम 20 से 30 वर्षों तक कमजोर हो जाएगा। यह एक ऐसा झटका था जिसे कोई भी साम्राज्य सहन नहीं करना चाहता था। काश सम्राट लियोनिडास को अपने पूर्व साथी द्वारा उनके लिए तैयार की गई भयावह योजना का पता होता, तो वह शिफोन को अपने साम्राज्य में वापस नहीं लाते। शिफोन के पिता मध्य महाद्वीप की शांति बनाए रखने वाले स्तंभों में से एक को कमजोर करना चाहते थे। यदि उनमें से एक भी स्तंभ ढह जाता तो अराजकता फिर से फैल जाती और अन्य प्रमुख शक्तियां गिद्धों और लकड़बग्गों की तरह झुंड बनाकर क्रेटोर साम्राज्य पर टूट पड़ती, मानो किसी मरते हुए जंगली जानवर के बचे खुचे टुकड़े खाने की तलाश में हो। कुछ समय बाद सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने कहा, खैर कोई बात नहीं। अगर यह अभी नहीं हुआ तो बाद में जरूर होगा। ज्यादा से ज्यादा हमारी योजना को साकार होने में केवल 1 महीना और लगेगा। मैं सहमत हूं, महाराज। ड्यूक राइडर ने सिर हिलाया। मैं क्रेटोर साम्राज्य पर नजर रखना जारी रखूंगा। जैसे ही मुझे कोई अच्छी खबर मिलेगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा, महाराज। अच्छा, सिंहासन पर बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाल ही में हमें कई झटके लगे हैं। दक्षिणी महाद्वीप में प्रजनन करने वाली घोड़ियों को लाने की योजना भी विफल रही। मेरे प्रभु, क्या आपने एल्व्स के बारे में खबर सुनी है? मैंने किया। मैंने पहले ही लोगों को यह सत्यापित करने के लिए भेजा है कि खबर सच है या नहीं। सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने दक्षिणी महाद्वीप से एक बहुत ही रोचक अफवाह सुनी थी। उसे मिली जानकारी के अनुसार एल्व्स ने मानव राज्यों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन वे बुरी तरह असफल रहे। लाखों कल्पित बौनों के मारे जाने के अलावा उनके अर्धदेव सेफेरोन का भी निधन हो गया और उनके संरक्षक पशुओं में से एक एनरू युद्ध में मारा गया। यदि यह खबर सच है तो इससे सिल्वरमून महाद्वीप की सेनाएं बहुत कमजोर हो जाएंगी। वह व्यक्ति अब भी उस समय को नहीं भूला था जब वह लगभग एल्व्स को जीतने और उन्हें अपना गुलाम बनाने में सफल हो गया था। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक मानव नायक उनके सामने खड़ा हो गया और उसकी सारी महत्वाकांक्षाओं को चकनाचूर कर दिया। उस व्यक्ति ने अपनी बाईं भुजा को रगड़ा जो काले जादू की शक्ति से फिर से उगाई थी। उस युद्ध में उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा था। दानव जाति की धीमी प्रजनन दर के कारण उन्होंने उन मनुष्यों को पकड़ने का फैसला किया जिनके पास शक्तिशाली जादुई और आध्यात्मिक शक्तियां थीं। वे उनकी प्रजनन करने वाली मादाएं थीं जो उनकी संख्या बढ़ाने में मदद करती थीं। हालांकि मध्य महाद्वीप में स्थित मानव साम्राज्य और राज्य हमेशा एक दूसरे के विरोधी रहते थे, लेकिन शांति खतरे में पड़ने पर वे अपने मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाते थे। इसी कारण राक्षसी महाद्वीप के स्वामी ने मध्य महाद्वीप के प्रतिभाशाली लोगों को पकड़ने का साहस नहीं किया और केवल दक्षिणी महाद्वीप के लोगों से ही संतोष कर लिया। दुर्भाग्यवश ये योजना भी विफल रही। अंततः उन्होंने शक्तिशाली राक्षसों को जन्म देने की क्षमता रखने वाले होनहार दासों को प्राप्त करने के लिए दास व्यापारियों से सौदा करना शुरू कर दिया। यद्यपि महाद्वीप के कुछ हिस्सों में दास व्यापार प्रतिबंधित था, फिर भी कुछ स्थान ऐसे थे जहां गुप्त नीलामी आयोजित की जाती थी। गुलामों के व्यापारियों को इस बात की परवाह नहीं थी कि उनका माल कौन खरीदता है, बस उन्हें अच्छा पैसा मिलना चाहिए। उनमें से कुछ ने तो दानव जाति के साथ साझेदारी भी कर ली थी, जो हमेशा उनके गुलामों को थोक में खरीदते थे। महाराज, मुझे कुछ और भी बताना है, ड्यूक राइडर ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे एक विश्वसनीय सूत्र से पता चला है कि हमारे कट्टर दुश्मन का बेटा भी क्रेटोर साम्राज्य में है। हमारे कट्टर दुश्मन का बेटा? उस आदमी ने दानव ड्यूक को गौर से देखा। क्या आप मैक्सवेल और सेंटनी के बेटे की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मेरे स्वामी। क्रेटोर साम्राज्य में मेरे एक व्यापारिक साझेदार के अनुसार आधा एल्फ वर्तमान में सिल्वरविंड अकादमी में नामांकित है। उस आदमी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर बाद वह जोर से हंसने लगा। अपने स्वामी को दिल खोलकर हंसते हुए देखकर ड्यूक राइडर मुस्कुरा उठे। किस्मत को मजाक करना बखूबी आता है, आदमी हंसते हुए बोला। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब वो लड़की शिफोन उस कमीने के बेटे समेत सब कुछ खा जाएगी। पता नहीं सेंटनी को ये खबर सुनकर कैसी प्रतिक्रिया होगी। वह आदमी एक बार फिर हंस पड़ा। वह लंबे समय से मैक्सवेल और आवन से बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला था। अब जबकि लड़का सिल्वरविंड अकादमी के अंदर था, ये केवल समय की बात थी कि उसका नाम भी उसकी बेटी के घातक पाप के कारण मरने वाले लोगों की सूची में जुड़ जाएगा। अध्याय 558। तुम भी एक पाप धोते हो। बड़े भाई, क्या वह बेबीलोन का टावर है? शिफोन ने दूर की ओर इशारा करते हुए पूछा। वे अभी अभी एक भूमिगत सुरंग से बाहर निकले थे और सबसे पहली चीज जो उन्होंने देखी वह एक विशालकाय टावर था जो आकाश की ओर फैला हुआ था। हाँ, विलियम ने जवाब दिया। अगर यह बेबीलोन का टावर नहीं है तो मुझे नहीं पता कि यह क्या है।
किलिन ने मौन सहमति देते हुए मीनार की ओर उड़ान भरी। उनकी महीने भर की यात्रा समाप्त होने वाली थी। रास्ते में उन्होंने कई शहरों का दौरा किया और 1-2 दिन विश्राम किया। अपनी यात्रा के दौरान शिफॉन अधिक चंचल हो गई, जो उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल उपयुक्त थी। दूसरों की लगातार निगरानी और पाबंदियों से मुक्त होने के कारण गुलाबी बालों वाली उस लड़की की छिपी हुई जिज्ञासा फूट पड़ी। विलियम को शिफॉन के व्यक्तित्व में आया ये बदलाव अच्छा लगा। हालांकि वह अब भी मुस्कुरा नहीं पाती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान उभरने लगी थी। हाफ एल्फ विलियम को उम्मीद थी कि एक दिन शिफॉन उसे दिल से निकली मुस्कान दिखाएगी। एक ऐसी मुस्कान जो निश्चित रूप से इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति का दिल पिघला देगी। ये तो बहुत विशाल है, शिफॉन ने विशालकाय टावर को आश्चर्य से देखते हुए कहा, जो लगातार बड़ा होता जा रहा था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। वह मीनार वाकई बहुत प्रभावशाली और एक तरह से डरावनी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दैत्य पूरी दुनिया को देख रहा हो और सबको चुनौती दे रहा हो कि कोई उसकी सबसे ऊपरी मंजिल तक चढ़े। 1 घंटे बाद डार्क किलिन धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरने लगा। टावर के आधार पर एक विशाल शहर बनाया गया था। यहीं पर सभी उम्र और विभिन्न जातियों के लोग टावर की मंजिलों को चुनौती देने के लिए एकत्र होते थे। बेबीलोन के टावर में कुल 50 मंजिलें थीं जिन पर विजय प्राप्त की गई थी। इन मंजिलों पर विजय प्राप्त करने वाले परिवार ही इसके शासक बने। यहाँ तक कि यह भी कहा जा सकता है कि वे अपने राज्य के राजा थे और विभिन्न साम्राज्यों के सम्राट भी उन पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। टावर द्वारा प्रदान किए जाने वाले धन और अन्य पुरस्कारों के कारण कई लोग समय समय पर इसे चुनौती देते थे ताकि 51वीं मंजिल को पार कर सकें, जिसे जीतना असंभव माना जाता था। अंततः अधिकांश लोगों ने हार मान ली और उन परिवारों के लिए काम करने लगे जो पहले ही अपने लिए एक मंजिल हासिल करने में कामयाब हो चुके थे। मीनार के आधार पर बसा शहर इन शासक परिवारों का केंद्र बन गया। यहीं पर वे अपने अपने तलहटी के विशेष उत्पादों की बिक्री या नीलामी करते थे और इससे उन्हें भारी मुनाफा होता था। इस शहर पर एक परिषद का शासन था जिसमें 50 सदस्य थे। इनमें से प्रत्येक सदस्य प्रत्येक मंजिल के परिवार से संबंधित था और उन्होंने मिलकर उस शहर का निर्माण किया जिसे बेबीलोन शहर के नाम से जाना जाता था। विलियम शहर से 1 मील दूर उतरा क्योंकि ब्लैक किलिन बहुत आकर्षक था। उसने शिफॉन को काले रंग का हुड वाला चोला पहनाया और उसके प्यारे चेहरे को ढकने के लिए एक मुखौटा लगाया। गिलबर्ट पहले भी उस शहर में जा चुका था और उसने बताया कि वह एक ऐसी जगह थी जहां दास व्यापार को बढ़ावा दिया जाता था। विलियम आधा एल्फ था और शिफॉन आधी बोनी और आधी दानव थी। दोनों दिखने में आकर्षक थे, इसलिए उनके पकड़े जाने की संभावना बहुत अधिक थी। विलियम को गुलामों के गले में फंदे लगने का डर नहीं था क्योंकि उस पर गुलामी का जादू अब काम नहीं करता था। अतीत में विस्टेरिया का पट्टा पहनने का यह एक फायदा था। सेलिन ने बताया कि विलियम को यह पट्टा पहनाने का एक कारण यह भी था कि कोई और उसे गुलाम न बना सके। क्योंकि सेलिन और सेलेस्टे ने भी बचपन में वह पट्टा पहना था, इसलिए उन्हें भी गुलामी के जादू से सुरक्षा प्राप्त हो गई थी। ये तैयारी उनके दादाजी ने दोनों लड़कियों को गुलाम बनने और कुख्यात कृत्यों के लिए इस्तेमाल होने से बचाने के लिए की थी। उसकी एकमात्र चिंता शिफॉन की सुरक्षा थी। उसे नहीं पता था कि 7 घातक पापों में से किसी को गुलाम बनाया जा सकता है या नहीं। उसे बस यही उम्मीद थी कि कोई भी इतना मूर्ख न हो कि उस पर बुरी नजर डाले, अन्यथा विलियम उन्हें धरती से मिटा देगा। विलियम और शिफॉन अभी द्वार तक पहुंचे ही थे कि अचानक हाफ एल्फ चलना बंद कर दिया। द रीजन, एक जाना पहचाना चेहरा मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा था। गुरुजी, विलियम ने पूछा जब उसने सुंदर परी को स्तब्ध अवस्था में अपनी ओर आते देखा। अपने सभी परिचितों में से उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह सेलिन को बेबीलोन शहर में देखेगा। हाँ, मैं ही हूँ, सेलिन ने विलियम के बालों को सहलाते हुए जवाब दिया। पिछली बार जब हम मिले थे तब से तुम थोड़े लंबे हो गए हो। शिफॉन ने अपने सामने खड़ी महिला को देखा। वह समझ गई थी कि वह विलियम के काफी करीब है क्योंकि उसका बड़ा भाई उसे देखकर खुश लग रहा था। गुरुजी, आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि एक पक्षी ने मुझे बताया था कि तुम यहाँ होगे। विलियम ने अपनी परछाई को देखते हुए पलकें झपकाईं। सेकंड मास्टर, सेलिन ने अपने होठों को ढांक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह विलियम को बस चिढ़ा रही थी और विलियम ने उसकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए वैसा ही किया। ओलिवर यहाँ नहीं है, सेलिन ने कहा। वह सराय में मेरे कमरे की रखवाली कर रहा है। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यह उनके लिए सही जगह नहीं है। आइए, मुझे यकीन है कि आप भी अपनी यात्रा से थक चुके होंगे। विलियम के जवाब का इंतजार किए बिना ही सेलिन चली गई।
हाफ एल्फ ने शिफॉन की तरफ देखा और शिफॉन ने सिर हिलाकर सहमति दी। विलियम ने शिफॉन का हाथ मजबूती से पकड़े हुए सेलिन के पीछे पीछे चलना शुरू किया। बेबीलोन शहर की सड़कें काफी भीड़भाड़ वाली थीं और उसे डर था कि अगर उसने शिफॉन का हाथ नहीं पकड़ा तो वह उससे बिछड़ जाएगा। कुछ ही देर में वे शहर की मुख्य सड़कों से दूर स्थित एक आलीशान सराय में पहुंचे। सेलिन बिना कुछ कहे उन्हें अपने कमरे में ले गई। काफी समय हो गया है, लिटिल विलियम के सेलिन के कमरे में प्रवेश करते ही ओलिवर ने उसका अभिवादन किया। सेकंड मास्टर, आशा है आप ठीक होंगे, विलियम ने उत्तर दिया। मैं ठीक हूँ, ओलिवर ने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ आ रहे होंगे, इसलिए मालकिन और मैंने रास्ता बदल लिया। सेलिन चाय बनाने लगी जबकि विलियम ओलिवर से बातें कर रहा था। शिफॉन ने अपना हुड और मास्क उतार दिया था और दिलचस्पी से उनकी बातचीत सुन रही थी। ये पहली बार था जब उसने ओलिवर जैसा कोई अजीब प्राणी देखा था जो आधा तोता और आधा बंदर था। चाय से कप भरने के बाद सेलिन मेज पर बैठ गई और विलियम को घूरने लगी। ऐसा लगता है कि कालकोठरी में लड़कियों को पटाने का तुम्हारा शौक अभी भी नहीं बदला है, सेलिन ने कहा। विलियम ने हल्के से गला साफ करते हुए कहा, मास्टर, आप किसी दूसरे नायक की बात कर रहे हैं। मैं कालकोठरी में लड़कियों को नहीं पटाता। अच्छा, क्यों न तुम मुझे अपने नए साथी से मिलवा दो, सेलिन ने पूछा। उस खूबसूरत एल्फ ने शिफॉन की विशिष्टता को पहले ही भांप लिया था। भले ही उसकी आंखें ओलिवर जैसी नहीं थीं, फिर भी उसके पास एक ऐसा जादू था जिससे वह किसी व्यक्ति के मूल का पता लगा सकती थी। सिल्वर मून महाद्वीप के एल्फ्स के विपरीत सेलिन अन्य जातियों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं रखती थी। यहां तक कि जब उसे पता चला कि शिफॉन की रगों में राक्षसी रक्त बह रहा है, तो उसे थोड़ी हैरानी भी हुई। गुरुजी, ये शिफॉन वेलग्रेमोरी है, विलियम ने कहा। शिफॉन, ये मेरी गुरु हैं, जिन्होंने मुझे डार्ट्स मैजिक का इस्तेमाल करना सिखाया। इनका नाम सेलिन डायविस्टेरिया है। शिफॉन ने सेलिन को घूर कर देखा और सेलिन ने भी उसे उसी तरह घूर कर देखा। उस खूबसूरत परी ने उस बात को अनसुना कर दिया जब विलियम उस छोटी लड़की को बताने वाला था कि उसी ने उसे काला जादू चलाना सिखाया था। ऐसा लगा मानो अनंत काल बीत गया हो। फिर उस नन्ही बच्ची ने अपने प्यारे होंठ खोले और कुछ कहा। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, शिफॉन ने धीरे से कहा। तुम पर भी पाप का बोझ है। अध्याय 559, क्या आप अपने अंतिम पाठ के लिए तैयार हैं? भाग 1। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। तुम पर भी पाप का बोझ है। सेलिन ने शिफॉन के बयान का न तो खंडन किया और न ही पुष्टि की। वह बस उस छोटी बच्ची को दया भरी निगाहों से देखती रही, मानो वह अपने अतीत के स्वरूप को देख रही हो। विलियम ने शिफॉन और अपने मालिक की ओर देखते हुए अपना सिर झुकाया। उसने गुलाबी बालों वाली लड़की को ये कहते हुए स्पष्ट रूप से सुना कि उसका मालिक, सेलिन, उसी की तरह है। एक ऐसा व्यक्ति जो पाप का बोझ ढो रहा था। विषय बदलने के लिए सेलिन ने पूछा, मेरे शिष्य के साथ आपका क्या संबंध है? शिफॉन ने विलियम की तरफ एक नज़र डाली और फिर सेलिन की तरफ देखते हुए कहा, बड़ा भाई मेरा देखभाल करने वाला है। वह मुझे खाने के लिए भोजन भी देता है। देखभाल करने वाला? खैर, मुझे लगता है कि वह बच्चों की देखभाल करने में अच्छा है। बड़े भाई ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। वह हमेशा मुझे अपना लंबा और सख्त खाने देता है। महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिफॉन के अपनी बात पूरी करने से पहले ही विलियम ने बीच में टोकते हुए कहा। पिछली बार जब वे दोनों अंतरंग पल बिता रहे थे, राजकुमारी सिडोनी ने अचानक उसे काट लिया था। जब विलियम ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो सुंदर राजकुमारी ने कहा कि यह शिफॉन को उन कामों को करने देने की सजा थी जो उसे नहीं करने चाहिए थे। स्वाभाविक रूप से हाफ एल्फ अपनी प्रेमिका की बातों को लेकर असमंजस में पड़ गया। राजकुमारी को मनाने और उसके खराब मूड का कारण पूछने के बाद उसे पता चला कि यह सब एक गलतफहमी के कारण हुआ था। शिफॉन द्वारा शब्दों के गलत चयन के कारण हुई गलतफहमी। विलियम नहीं चाहता था कि उसके गुरु को गलतफहमी हो, इसलिए उसने गुलाबी बालों वाली लड़की के कुछ ऐसी बातें कहने से पहले ही हस्तक्षेप करने का फैसला किया जिससे दूसरे लोग उसके बारे में बुरा सोच सकते थे। सेलिन ने विलियम को इस बारे में बाद में बात करेंगे वाला इशारा किया और फिर उसके सवाल का जवाब दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे पता चला था कि तुम टावर की तरफ आ रहे हो, सेलिन ने जवाब दिया। यह मत पूछो कि मुझे किसने बताया कि तुम यहाँ होगे। अगर तुम्हें पता चल गया तो मामला और पेचीदा हो जाएगा। विलियम ने अपना सिर खुजाया। स्पष्ट था कि उसकी मालकिन का उसका रहस्य उजागर करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए इस मामले को यहीं छोड़ देना ही बेहतर था। लेकिन मेरे यहाँ आने का यही एकमात्र कारण नहीं है, सेलिन ने कहा।
मैं यहाँ अपना वादा निभाने और आपको डार्क मैजिक का वह आखिरी पाठ सिखाने आई हूँ जो आपको सीखना जरूरी है। इसके बाद मैं दानव महाद्वीप जाने से पहले अपनी बहन से मिलने जाऊंगी। दानव महाद्वीप शब्द सुनते ही शिफॉन का चेहरा बदल गया। उसका शरीर अनजाने में कांप उठा क्योंकि वह उसकी जन्मभूमि थी, एक ऐसी जगह जहां वह कभी वापस नहीं जाना चाहती थी। विलियम ने सेलिन की बातों को गहराई से समझा। उसके गुरु का लहजा दृढ़ था और उसमें जरा भी संकोच नहीं था। तभी उसे ये भी एहसास हुआ कि शायद वह बहुत लंबे समय तक सेलिन से दोबारा नहीं मिल पाएगा। उसके मन का एक हिस्सा उसे इतनी खतरनाक जगह पर न जाने के लिए कहना चाहता था, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसके गुरु उसके मना करने मात्र से पीछे नहीं हटेंगे। सेलिन अब बालिग हो चुकी थी। वह अपने फैसले खुद ले सकती थी और अपने कार्यों के परिणामों को भली भांति जानती थी। गुरुजी, हम फिर मिलेंगे ना? विलियम ने धीरे से पूछा। गुरु शिष्य के रूप में उनके रिश्ते में अनेक उतार चढ़ाव आए थे, फिर भी सेलिन उनके जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थी। उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा था और इसके लिए वे सदा उनके आभारी रहेंगे। अरे बेवकूफ, हम जरूर फिर मिलेंगे, सेलिन ने जवाब दिया। मैं एक एल्फ हूँ, मेरा जीवन अभी बहुत लंबा है। दोबारा मिलने में शायद कुछ साल लग जाएं, लेकिन हम जरूर मिलेंगे। क्या आप मुझे इसका वादा कर सकते हैं, स्वामी? मैं वादा करता हूँ। अब मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुमने दक्षिणी महाद्वीप छोड़ने के बाद से किया है। कुछ भी मत छोड़ना, खासकर शिफॉन से तुम्हारी मुलाकात के बारे में। विलियम ने सिर हिलाया और अपने गुरु को सिल्वरविंड अकादमी में अपने अनुभवों के बारे में बताया। कैसे सम्राट लियोनिडास ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया और फिर अकादमी में दाखिला लेने के लिए मजबूर किया। शिफॉन से उसकी मुलाकात, त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा और कैसे उसने पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, इन सब बातों के बारे में भी बताया। सेलिन ने बेबसी से सिर हिलाया और सिल्वरविंड अकादमी के भावी छात्रों के लिए एक मोमबत्ती जलाई। उस खूबसूरत एल्फ को यकीन था कि आने वाले कई सालों तक उनमें से कोई भी विलियम का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। अपनी कहानी समाप्त करने के बाद सेलिन ने उसे बताया कि उसके अनुपस्थित रहने के दौरान दक्षिणी महाद्वीप में क्या क्या हुआ था। नागरिकों और पड़ोसी राजवंशों और राज्यों के बढ़ते दबाव के कारण राजा नूह को प्रथम राजकुमार लियोनेल को गिलोटिन पर भेजने और उसे फांसी देने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने बेटे के विश्वासघात से क्रोधित होने के बावजूद उन्होंने उसे केवल आजीवन कारावास की सजा दी। लेकिन युद्ध में अपने बच्चों को खो चुके नागरिकों को ये बात रास नहीं आई। गृहयुद्ध को रोकने के लिए राजा नूह ने समझौता किया और दृढ़ निश्चय करते हुए जन आक्रोश को शांत करने के लिए अपने प्रथम पुत्र का बलिदान कर दिया। उनके दूसरे बेटे राजकुमार रूफस को हेलन साम्राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। सेलिन के अनुसार निर्वासित राजकुमार ने मध्य महाद्वीप में आकर मिस्टी संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया। अपने दो पुत्रों को खोने के बाद राजा ने राजकुमार अनेस्ट को हेलेन साम्राज्य का नया युवराज घोषित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी भावी रानी का नाम भी घोषित किया, जो उत्तरी जनजाति की राजकुमारी ब्रियाना थी। विलियम के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने सुना कि दोनों बच्चों की आधिकारिक तौर पर सगाई हो गई है। वह ब्रियाना को अपनी छोटी बहन की तरह मानता था और उसकी खुशी ही उसकी चिंता थी। विलियम जानता था कि राजकुमार अनेस्ट उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसकी छोटी बहन को कोई तंग करेगा। अगर उसे तंग भी किया जाता तो क्या हुआ? विलियम तो हेलन साम्राज्य लौटकर नए युवराज को उसकी छोटी बहन का बदला लेने के लिए खूब सबक सिखाता। सेलिन ने हेलेन साम्राज्य के पुनर्निर्माण से जुड़े परेशानी भरे हिस्से और दक्षिणी महाद्वीप के 4 शासक गुटों द्वारा हस्ताक्षरित शांति संधि से संबंधित अन्य मामलों को छोड़ दिया। वह जानती थी कि विलियम के लिए इनमें से कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए वह इन चीजों के बारे में समझाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तो फिर विल, क्या तुम अपने आखिरी सबक के लिए तैयार हो? सेलिन ने पूछा। इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैं देखना चाहती हूं कि हेलन साम्राज्य छोड़ने के बाद तुमने अपनी ट्रेनिंग में कोई ढिलाई तो नहीं बरती। विलियम ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाई और सेलिन को आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। मैं तैयार हूं, स्वामी जी। इस बार हारने वाले आप ही होंगे। क्या हम काफी आश्वस्त हैं? बहुत खूब, चलिए देखते हैं कि आप इसे साबित कर पाते हैं या नहीं। विलियम ने शिफॉन का हाथ पकड़ा और सेलिन की ओर हाथ बढ़ाया। सुंदर एल्फ ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। ओलिवर सेलिन की परछाई में चला गया ताकि वह पीछे न छूट जाए। कुछ ही सेकंड बाद उनके आसपास का नजारा बदल गया। विलियम सभी को अपने 1000 जानवरों के साम्राज्य के अंदर ले गया था, जहां वह और सेलिन एक दूसरे के खिलाफ अपना अंतिम मुकाबला करेंगे। पहले विलियम जब भी अपनी चेतना के सागर में उस खूबसूरत एल्फ से लड़ता था, हमेशा हार जाता था।
लेकिन अब हालात अलग थे। विलियम अब वह असहाय बच्चा नहीं था जिसे सेलिन ने प्रशिक्षण के दौरान प्रताड़ित किया था। लाल बालों वाला वह किशोर उसके साथ मैच खेलने के लिए उत्सुक था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सेलिन का आखिरी सबक कोई साधारण सबक नहीं था। यह एक ऐसा सबक था जिसे वह जीवन भर याद रखेगा। अध्याय 560। क्या आप अपने अंतिम पाठ के लिए तैयार हैं? भाग 2। विलियम ने बाथरूम से बाहर निकलने के बाद अपने बाल सुखाए। जब भी वह अपने चेतना सागर में सेलिन के साथ प्रशिक्षण लेने जाता था तो यह उसकी नियमित दिनचर्या होती थी। उसने शिफॉन पर एक नज़र डाली जो उसके बिस्तर पर शांति से सो रही थी। उन्होंने 3 घंटे पहले रात का खाना खा लिया था और छोटी बच्ची ने जल्दी सोने का फैसला किया क्योंकि वह अभी भी यात्रा की थकान से चूर थी। दूसरी ओर विलियम की सेलिन के साथ एक अपॉइंटमेंट थी, इसलिए साफ कपड़े पहनने के बाद वह कमरे से बाहर निकल गया। वह विला छोड़कर सीधे सेलिन के उस निवास पर गया जिसे उसने बहुत पहले उसके लिए बनवाया था। इस निवास में एक प्रयोगशाला भी थी जहां उसकी मालकिन समय समय पर अपने प्रयोग करती थी। विलियम को ये सब बातें ऐसे लग रही थीं मानो ये कल ही घटी हों। अब सेलिन एक दूर जगह जा रही थी और उस आधे एल्फ को नहीं पता था कि वह उसे दोबारा कब देख पाएगा। हालांकि उसका गुरु इस बारे में बेपरवाह था, फिर भी उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि वे दोनों फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। उसने आह भरी और सेलिन के दरवाजे पर दस्तक देकर अपने आने की सूचना दी। गुरुजी, मैं यहाँ हूँ, अंदर आएं। विलियम कमरे में दाखिल हुआ और सीधे बेडरूम की ओर चल पड़ा। वहां उसने एक चांदी का दरवाजा देखा जहां सेलिन उसका इंतजार कर रही थी। यह दरवाजा विशेष कलाकृति, अनंतता का प्रवेश द्वार था। यहीं पर विलियम ने अपने बचपन में सेलिन के साथ प्रशिक्षण लिया था। उस कलाकृति के अंदर एक दिन वास्तविक दुनिया में केवल 1 घंटे के बराबर होता था। अपने प्रशिक्षण समय को अधिकतम करने के लिए सेलिन उस कलाकृति का उपयोग करती थी ताकि वे दोनों अपने खाली समय में कई दिनों और यहां तक कि हफ्तों तक लगातार प्रशिक्षण कर सकें। उसने अतीत में अनगिनत बार ऐसा किया था, फिर भी सेलिन को नाइटवियर में देखकर उसके दिल की धड़कन सामान्य से थोड़ी तेज हो जाती थी। विलियम अपने सामने खड़ी खूबसूरत परी को निहारने के लिए रुक गया, मानो वह इस छवि को अपने मन में अंकित कर रहा हो ताकि वर्षों तक एक दूसरे से न मिलने के बाद कहीं वह उसे भूल न जाए। क्या हुआ? सेलिन ने उस हक्का बक्का हाफ एल्फ को देखते हुए पूछा जो उसे घूर रहा था। चलो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जी हाँ स्वामी जी, विलियम ने बिस्तर पर लेटते हुए उत्तर दिया। उसने सेलिन का सामना उसी तरह किया जैसे उसने अतीत में कई बार किया था और सेलिन के अपने माथे को उसके माथे पर रखने का इंतजार किया। विलियम, इस बार पीछे मत हटना, सेलिन ने पास आते हुए कहा। चलो एक जबरदस्त डेथ मैच खेलते हैं। समझ गया गुरुजी। सिंक्रोनाइज करें। योजक चिन्ह। विलियम के चेतना सागर में विस्फोट की आवाजें गूंज उठीं। उनकी लड़ाई 1 घंटे से चल रही थी और कोई भी एक दूसरे पर निर्णायक प्रहार करने में सफल नहीं हो पाया था। सेलिन ने अपना रैंक विलियम के बराबर कर लिया था, इसलिए दोनों लगभग बराबर की स्थिति में थे। खूबसूरत एल्फ का युद्ध अनुभव अधिक था, लेकिन विलियम के अनगिनत कौशल ने उस अंतर को पाट दिया। आइसिकल रील्म, अंधकार का क्षेत्र। दोनों शक्तियों का टकराव हुआ और वे एक दूसरे को बेअसर कर गईं। विलियम ने सेलिन की ओर कई बर्फीले भाले, अग्नि गोले और पवन ब्लेड दागे, लेकिन सेलिन इतनी तेज थी कि विलियम के हमलों से बच नहीं पाए। 0 तीर। विलियम ने अपनी उंगली से इशारा किया और उसमें से एक काला तीर निकला। सेलिन ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ अपना वॉर्ड एरो चलाया। जब दोनों तीर आपस में टकराए तो सेलिन के वॉर्ड एरो ने विलियम के तीर को नष्ट कर दिया और लड़के की ओर अपना प्रक्षेप पथ जारी रखा। विलियम बच निकला और इस बार उसने अपने काले कोड़े से सेलिन पर वार किया। मानो इसी हमले का इंतजार करते हुए सेलिन ने भी एक काला कोड़ा निकाला और विलियम पर हमला कर दिया। जब दोनों चाबुक आपस में टकराए तो विलियम का काला चाबुक बिखर गया और सेलिन का काला चाबुक एक जीवित प्राणी की तरह उसकी ओर रेंगने लगा। विलियम ने अपना हाथ उठाया और बर्फ के कई खंभों ने चाबुकों के आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया। हालांकि सेलिन के हमले की शक्ति से वे सभी नष्ट हो गए, जिससे विलियम को पीछे हटना पड़ा और हमले की सीमा से बाहर निकलना पड़ा। यहाँ तक कि जब 2 समान शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक दूसरे को बेअसर कर देंगी, सेलिन ने विलियम की ओर कई काली किरणें छोड़ते हुए समझाया। तुम जो इस्तेमाल कर रहे हो वह केवल काला जादू है, जबकि मेरा सच्चा काला जादू है। यही हमारी शक्तियों में अंतर है। विलियम ने स्टॉर्मकॉलर को बुलाया और सेलिन के जादुई हमलों का मुकाबला करने के लिए बिजली की बौछार कर दी। दोनों हमलों के टकराने पर गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई दी, लेकिन हाफ एल्फ और उसके गुरु ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
दोनों ने एक दूसरे से आमने सामने की लड़ाई लड़ी, जिसमें स्टॉर्मकॉलर और सेलिन के डेथस्काइथ ने एक दूसरे पर वार किए, जिससे हर दिशा में चिंगारियां उड़ने लगीं। गुरुजी, मुझे सच्ची काली जादुई शक्ति कैसे मिल सकती है? विलियम ने तब पूछा जब सेलिन उससे दूर हो गई। हालांकि उसने एक सवाल पूछा, लेकिन उसकी जादुई बौछार नहीं रुकी। विलियम के हमलों को नाकाम करने के बाद सेलिन मुस्कुराई, क्योंकि उसने अपने हथियार पर अपनी युद्ध आभा को केंद्रित किया। अंधकार के प्रति स्वयं को समर्पित करने के बाद ही तुम सच्ची काली जादू शक्ति का प्रयोग कर सकती हो, सेलिन ने आगे बढ़ने के लिए अपना पैर जमीन पर पटकते हुए उत्तर दिया। तुम्हें इस शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम सभी तत्वों की शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम हो। यदि भविष्य में कभी आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो वास्तविक काला जादू का उपयोग करता हो, तो कभी भी उसके खिलाफ काला जादू का प्रयोग न करें। सेलिन ने विलियम को जवाब देने का कोई मौका नहीं दिया, क्योंकि उसकी दरांती एक चाबुक की तरह आगे बढ़ी जो विलियम को दो हिस्सों में काटने के लिए तैयार थी। लड़के ने जरा भी विचलित हुए बिना अपना हथियार सेलिन की ओर तान दिया। क्विक शॉट वॉर आर्ट्स, विलियम दहाड़ा। ग्रैंड बाजूका। भाले की नोक से एक शक्तिशाली बिजली का विस्फोट हुआ, जो सेलिन के शक्तिशाली हमले से टकराया। दोनों के बीच ये टकराव क्षण भर ही चला, जिसके बाद विलियम के हमले ने अपने गुरु के घातक आक्रमण को विफल कर दिया। सेलिन जमीन पर लुढ़ककर एक तरफ हट गई। इससे पहले कि वह उठकर लड़ना जारी रख पाती, स्टॉर्मकॉलर का सिरा उसकी गर्दन पर आ लगा। मैं जीत गया, गुरुजी, विलियम ने घोषणा की। वह सेलिन की गर्दन धड़ से अलग कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह अब भी उसकी स्वामिनी थी और विलियम उसका सम्मान करता था। इसलिए उसने लड़ाई को इस तरह समाप्त करने का फैसला किया जिससे उसे कोई बुरा अनुभव न हो। शाबाश, सेलिन ने आधे मिनट बाद जवाब दिया। पिछली बार जब हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, तब से तुमने वाकई बहुत तरक्की की है। विलियम ने स्टॉर्मकॉलर की नोक को अपनी मालकिन की गर्दन से हटाया और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। इसके साथ मैं तुम्हारी चिंता किए बिना दानव महाद्वीप जा सकता हूं, सेलिन ने विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे बिना भी अच्छा करोगे। विलियम उनका पहला शिष्य था और शायद आखिरी भी। उन्हें उस पर बहुत गर्व था, खासकर दक्षिणी महाद्वीप में हुए युद्ध के दौरान। उस अर्ध एल्फ ने उन्हें जीवन के कई सबक भी सिखाए थे। विलियम की वजह से सेलिन की सोच बदल गई थी और उसने उन चीजों का सामना करने का फैसला किया जिनसे वह जीवन भर भागती रही थी। इसीलिए वह अपनी जुड़वां बहन सेलेस्टे से मिलने से पहले विलियम से मिलना चाहती थी। अपनी बहन से दोबारा मिलने के बाद वह अपने गुरु से मिलने के लिए राक्षसी महाद्वीप की यात्रा पर जाती थी। सेलिन को उसकी बहुत चिंता थी और वह उसे बहुत याद करती थी। विलियम ने अपना सिर नीचे कर लिया, क्योंकि वह अपने स्वामी को अपना उदास चेहरा नहीं दिखाना चाहता था। बिगड़े हुए बच्चे की तरह नखरे करना बंद करो, सेलिन ने अपनी उंगली के सिरे से विलियम का सिर उठाते हुए कहा। चूंकि तुमने मुझे ईमानदारी से हराया है, इसलिए मुझे तुम्हें इनाम देने दो। सेलिन ने अपना सिर और करीब कर लिया। जब सेलिन के कोमल होंठ विलियम के होठों से लगे तो विलियम की आंखें चौड़ी हो गईं। जन्मदिन मुबारक हो, विलियम, सेलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। बधाई हो, आज से तुम बालिग हो गए हो। अब तुम्हें वयस्क माना जाता है, इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपनी वयस्कता का आनंद उठाओ। जी हाँ। घड़ी में 12 बजते ही हेस्टिया की दुनिया में विलियम आधिकारिक तौर पर 18 वर्ष का हो गया। आधे एल्फ विलियम को अपना जन्मदिन याद था और उसने दोपहर में ऐश और राजकुमारी सिडोनी की कक्षाएं समाप्त होने के बाद 1020 डोमेन में जश्न मनाने की योजना भी बना ली थी। विलियम सेलिन की बातों पर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उससे पहले ही उस खूबसूरत परी ने चुटकी बजा दी। आसपास का माहौल बदल गया और वे दोनों वापस बेडरूम में आ गए, जहां वे एक दूसरे के सामने लेटे हुए थे। ये हमारा आखिरी सबक होगा, सेलिन ने विलियम के कानों में फुसफुसाया। उसने अपने नाइटवियर की डोरी खोलने से पहले एक बार फिर विलियम के होठों को चूमा। हालांकि मुझे तुम्हारे प्रेमियों के लिए दुख है, लेकिन तुम्हारा पहला सबक मैं ही लूंगी। विलियम ने उस खूबसूरत एल्फ को देखा जो उसे नीचे देख रही थी। अगर वह कहता कि बचपन में उसके मन में ये ख्याल कभी नहीं आया था, तो वह झूठ बोल रहा होता। अब जब सेलिन उसे कपड़े उतार रही थी, तो वह समझ गया कि उसकी मालकिन गंभीर है। मास्टर, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं, विलियम ने सेलिन का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा। यह आप नहीं, बल्कि मैं हूं। मैं तुम्हारा पहला अनुभव लूंगा। विलियम ने उस खूबसूरत एल्फ को अपनी ओर खींचा और उसे जोश से चूमा। यह उनकी पहली रात की शुरुआत थी। गुरु शिष्य के रूप में नहीं, लेकिन एक पुरुष के रूप में और एक महिला के रूप में जो अपने रिश्ते में अगला कदम उठाने जा रहे हैं। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करो।